माई कल्टिवेशन डिपेंड्स ऑन सिम्युलेशन। अध्याय 11। अपने पीछे से ये शब्द सुनकर ये जियावेन ने मुड़कर देखा और ये शेंग को गुस्से से चिल्लाते हुए देखा। ओह, ये भाई ये जियावेन है। माफ़ करना, मुझे लगा कि कोई और होगा। चूंकि भाई ये जियावेन ने ये यांग को चुना है, इसलिए मैं उसके लिए नहीं लड़ूंगा। जब ये शेंग ने ये जियावेन को मुड़ते देखा तो उसे एहसास हुआ कि यह कबीले के नेता का पोता था। ये तुम हो, ये शेंग? तुम भी ये यांग को पीटना चाहते हो? ये जियावेन ने भौहें चढ़ाते हुए पूछा। सच में, भाई वेन, इस लड़के को बचपन से ही किसी तरह का प्रतिभाशाली कहा जाता रहा है और यह हमेशा बहुत घमंडी और ताकतवर व्यवहार करता है। मैं इसे कब से पीटना चाहता था। जैसे ही ये शेंग ने ये यांग को एक ठंडी नज़र से देखा, दोनों इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि पहले ये यांग को कौन पीटेगा, इस बात की बिल्कुल भी परवाह नहीं करते हुए कि ये यांग उनके ठीक बगल में था, मानो कोई वस्तु उनके बीच आगे पीछे धकेली जा रही हो। अंत में ये जियावेन ने ये यांग से द्वंद्वयुद्ध का अधिकार जीत लिया और अब द्वंद्वयुद्ध का समय आ गया था। ठीक है, अब व्यावहारिक युद्ध द्वंद्वयुद्ध शुरू होता है। प्रत्येक मुकाबला एक अगरबत्ती के बराबर समय तक चलेगा। ये कहने के बाद व्यावहारिक युद्ध द्वंद्वयुद्ध शुरू हुआ और प्रतियोगियों के समूह लड़ने के लिए आगे आए। जल्द ही ये यांग और ये जियावेन की बारी आई। दूर से ये शेंग ने अखाड़े में उन दोनों को देखा और नाराजगी से कहा, ये यांग की किस्मत वाकई अच्छी है। पिछली बार जब मैं कोई तकनीक चुनने में असफल रहा था तो एल्डर फैंग ने मुझे एक अर्थरैंक तकनीक दी थी। मैं आज के व्यावहारिक युद्ध द्वंद्वयुद्ध में सबके सामने ये यांग को हराना चाहता था, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि ऐसा होगा। ये शेंग ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और ये यांग के प्रति उसका गुस्सा फिर से बढ़ गया। ये कियांग के आदेश पर युद्ध शुरू हुआ। तिरस्कार भरे भाव के साथ ये जियावेन ने अपनी मुट्ठी उठाई और ये यांग की ओर मुक्का मारा। मैं भी अपने बड़े भाई को चुनौती देना चाहता हूं, लेकिन उसकी मौजूदा ताकत को देखते हुए मैं अभी उसका प्रतिद्वंद्वी नहीं हूं। युद्ध के मैदान के बाहर ये यू ने अखाड़े में ये यांग और ये जियावेन को देखते हुए मन ही मन सोचा। साथ ही वह ये जियावेन का इस्तेमाल करके ये भी जानना चाहता था कि ये यांग असल में कितनी ताकतवर है। ये जियावेन ने धीमी सी गुर्राहट की और उसकी मुट्ठी ये यांग के चेहरे पर जोर से लगी। हालांकि ये यांग शांत रहा। उसने अपने हाथ को एक लंबे भाले में बदल लिया और भाले के इरादे के साथ उसने वार किया। उसने ये जियावेन का दाहिना हाथ मुट्ठी से कंधे तक तोड़ दिया और बिना किसी कमी के ये जियावेन को 7-8 मीटर पीछे धकेल दिया। सिर्फ एक ही वार में ये यांग ने ये जियावेन को हरा दिया और बाद वाले का नतीजा बेहद बुरा रहा। दूर से ये शेंग ने ये दृश्य देखा, तुरंत जमीन से उठ खड़ा हुआ और अविश्वास के भाव से अखाड़े में ये यांग को देखा। ये यांग, तुम बहुत जिद्दी हो। कोई जल्दी से ये जियावेन को इलाज के लिए ले जाओ। जमीन पर गिरने के बाद ये जियावेन अपने टूटे हुए हाथ को बेतहाशा दर्द से पकड़े हुए लगातार चीखता रहा। सौभाग्य से साधकों की दुनिया में एक टूटा हुआ हाथ फिर से विकसित हो सकता है, लेकिन इसके लिए मानव लोक के 9 चक्करों की शक्ति तक पहुंचना जरूरी है। हालांकि ये जियावेन की मध्यम श्रेणी की योग्यता के साथ उसके लिए 9 चक्करों तक पहुंचना स्पष्ट रूप से असंभव था। अब पुनर्जन्म की गोली बची जो टूटे हुए हाथ को फिर से उगाने में मदद कर सकती थी, लेकिन पुनर्जन्म की गोलियां बहुत महंगी थीं और ज्यादातर लोग उन्हें खरीद नहीं सकते थे। ये जियावेन को भेजे जाने के बाद ये कियांग ने ये यांग को तिरस्कार भरी नज़र से देखा। अगला दौर शुरू होता है। परिणामस्वरूप ये यांग के मुंह के से वे सभी उड़ गए, या तो उनकी पसलियां टूट गईं या वे वहीं बेहोश हो गए। कुछ शिष्यों ने तो ये यांग से मुकाबला होने के बाद भी लड़ाई शुरू होने से पहले ही हार मान ली और आत्मसमर्पण कर दिया। अंत में अखाड़े में केवल 3 लोग बचे, ये शेंग, ये यांग और ये यू। अगला मुकाबला ये शेंग बनाम ये यांग, ये कियांग की आवाज़ गूंजी। वह अंतिम क्षणों की अध्यक्षता करेंगे। शुरू में सभी ने सोचा था कि यह एक रोमांचक और खूबसूरत मुकाबला होगा, क्योंकि ये शेंग अपनी उच्च योग्यता के साथ लगातार विजयी ये यांग को हरा देगा। किसे पता था कि अगले ही पल ये शेंग ने अपनी तबीयत खराब होने का दावा करते हुए सीधे आत्मसमर्पण कर दिया और भाग गया। केवल ये यू ही बचा। वह भागा नहीं, बल्कि हिम्मत जुटाई और ये यांग को चुनौती दी। भाई, मुझे पता है कि तुम बहुत ताकतवर हो, लेकिन मैं पीछे नहीं हटूंगा। बोलने के बाद ये यू ने अपने हाथ फैलाए और हवा तुरंत अविश्वसनीय रूप से गर्म हो गई। ये ज्वाला पवन नृत्य था, वह तकनीक जो ये यू ने चुनी थी। हालांकि ये यू ने अभी अभी अपना युवान सागर खोला था और उसके पास ज्यादा सच्चा सार उपलब्ध नहीं था, साथ ही उसने पिछली लड़ाइयों में काफी मात्रा में इसका सेवन कर लिया था। इस समय ज्वाला पवन नृत्य को सक्रिय करना बहुत कठिन था और इसकी शक्ति बहुत कम हो गई थी। एक ही सांस में एक तेज सफेद चमकती लौ फीनिक्स पक्षी की तरह ये यांग की ओर झपटी। हालांकि ये यांग ने कोई दया नहीं दिखाई। उसने ज्वाला का सामना किया और एक जोरदार मुक्का मारा जो ये यू के चेहरे पर लगा। ये यू ने सिर्फ एक दरार की आवाज़ सुनी और उसका जबड़ा उखड़ गया।
उसका शरीर भी उड़ गया, ये जियावेन से भी ज्यादा दूर। उसने इतनी बेरहमी से वार किया। क्या ये यू उसका छोटा भाई नहीं है? वह अपने ही भाई पर इतना जोरदार हमला कैसे कर सकता है? क्या वह पहले अपने भाई का बहुत ख्याल रखता था? ये यांग इतना निर्दयी और निर्दयी कैसे हो सकता है? गिरे हुए ये यू को भी यकीन नहीं हो रहा था कि उसका भाई इतना घातक वार करेगा। उस मौके से ये यू को गंभीर चोटें आईं और अंततः वह बेहोश हो गया। दूसरी ओर ये यांग शांत दिख रहा था, मानो उसने कोई मामूली काम किया हो। फिर उसने ये कियांग की ओर देखा। बड़े ये कियांग, मुझे लगता है कि मैं ही सबसे पहले हूँ, है ना? ये कियांग ने उड़ते हुए ये युए को हतप्रभ भाव से देखा और ये यांग की आवाज़ सुनकर उसे चौंकने में कुछ देर लगी। ये यांग, तुम्हारे गुरु होने के नाते मुझे तुम्हें सलाह देनी चाहिए, ज्यादा खूनी मत बनो वरना तुम आसानी से राक्षसी रास्ते पर गिर जाओगे। ये कहने के बाद ये कियांग ने चांदी के सिक्कों से भरा एक थैला निकाला और ये यांग की ओर फेंका। फिर बेहोश ये युए की मदद करने और उसे इलाज के लिए भेजने के लिए दौड़ा। ये कियांग को जाते देख बाकी सभी भी तितर बितर हो गए। ये यांग के पास से गुजरते हुए सबकी नज़रें अलग अलग थीं, डर, भय, तिरस्कार, अवमानना। ये यांग ने उन सभी को नज़रअंदाज करने का फैसला किया। उसने चांदी के सिक्कों से भरा थैला अपने हाथ में लिया और उन्हें गिना। कुल मिलाकर 100 चांदी के सिक्के थे। ये यू शायद इसके बाद हमेशा के लिए मुझसे नफरत करेगा, लेकिन मैंने ये उसके भले के लिए किया। ये यांग ने फिर से जाते हुए ये कियांग की ओर देखा, जो ये यू को गोद में लिए हुए अस्पताल की ओर तेजी से जा रहा था। ये यू की वर्तमान शक्ति बहुत कम है और वह अभी भी एक उच्च श्रेणी के योग्यता वाले व्यक्ति होने के आनंद में मासूमियत से जी रहा है, इस बात से अनजान कि हमारे चाचा का सामना करने के लिए उसे अपनी शक्ति में सुधार करने की ज़रूरत है। शायद ये प्रहार उसकी क्षमता को और बढ़ा देगा। ये यांग अपने किराए के लकड़ी के घर में लौट आया और इस दिन ये यांग का नाम प्रसिद्ध हो गया। उसने एक उच्च श्रेणी के योग्यता वाले व्यक्ति को एक निम्न श्रेणी के योग्यता वाले व्यक्ति से हरा दिया और प्रतिद्वंद्वी में पलटवार करने की क्षमता भी नहीं थी। कुछ समय के लिए ये यांग भोजन के बाद नाइट क्लान गांव में चर्चा का विषय बन गया। लकड़ी के घर में वापस आकर उसने दरवाज़ा बंद कर दिया और कुंडी लगा दी। 100 चांदी के सिक्के निकालकर ये यांग ने लाइफ सिम्युलेटर खोला और रिचार्ज करने का फैसला किया। सिस्टम का बैलेंस 140 चांदी के सिक्के हो गया। इन 140 चांदी के सिक्कों का मतलब है 7 सिमुलेशन। मुझे आश्चर्य है कि क्या ये मुझे द्वितीय क्रांति मानव लोक में प्रवेश करने में मदद कर सकते हैं। वर्तमान बैलेंस 140 चांदी के सिक्के हैं। क्या आप हर बार 20 चांदी के सिक्कों के लिए लाइफ सिम्युलेटर का इस्तेमाल करना चाहेंगे? हाँ, 10 साल की उम्र में आपको आत्मा शिशु भला और गुयुआन भला कला प्राप्त हुई और आपकी शक्ति में बहुत वृद्धि हुई। 11 साल की उम्र में आपकी साधना स्थिर हो गई और आप प्रथम क्रांति के अंतिम चरण तक पहुंचने में असमर्थ रहे। आपने चरम सीमा तक जाना शुरू कर दिया, समान स्तर के विभिन्न विशेषज्ञों को चुनौती दी, इस तरह से आगे बढ़ने का प्रयास किया। आपके द्वारा चुनौती दिए गए लोगों की संख्या बढ़ती गई और आपका युद्ध अनुभव और भी मजबूत होता गया। अंततः आपको समान रैंक के प्रतिद्वंद्वी ढूंढना मुश्किल हो गया। तो आपने द्वितीय क्रांति के शुरुआती चरण में ही उन्हें चुनौती देना शुरू कर दिया। आपने आत्मा शिशु भाला त्याग दिया और उन्हें चुनौती दी, लेकिन हथेली के प्रहार से आप गंभीर रूप से घायल हो गए और अंततः 11 वर्ष की आयु में लकड़ी के घर में बिस्तर पर ही मर गए। धिक्कार है। बस, ये यांग काफी नाराज था। इस बार वह 1 साल भी नहीं जी पाया और अभी भी द्वितीय क्रांति में प्रवेश नहीं कर पाया था। सिमुलेशन समाप्त हो गया। आप निम्नलिखित विकल्पों में से किसी एक को चुन सकते हैं। पहला, 11 साल की उम्र में लोग। 2, 11 साल की उम्र में तकनीकें। तीसरा, 11 साल की उम्र में जीवन की यादें। मैं 3 चुनता हूँ। तुरंत कई लोगों को चुनौती देने के अनुभव उसके मन में उभर आए। उसका युद्ध अनुभव बढ़ता गया और उसकी युद्ध शक्ति में भी गुणात्मक सुधार हुआ। बस उसका लोक वही रहा, पानी से भरी बोतल की तरह जो एक और बूंद भी नहीं पकड़ सकती। फिर से 10 साल की उम्र में आपको आत्मा शिशु भला और गुयुआन भला कला प्राप्त हुई और आपकी शक्ति बहुत बढ़ गई। 11 साल की उम्र में आगे बढ़ने के लिए आपने लगातार मानव लोक 2 क्रांतियों में लोगों को चुनौती दी। तुमने अपने प्रतिद्वंद्वी को आत्मा शिशु भाले से बमुश्किल हराया था। तुमने जिन लोगों को चुनौती दी उनकी संख्या बढ़ती गई और तुम्हारी ख्याति बढ़ती गई, जिससे कई लोग जो अभी अभी 2 क्रांतियों तक पहुंचे थे तुम्हें चुनौती देने के लिए आगे आए। तुमने उन्हें एक एक करके हराया, लेकिन चाहे कुछ भी हो तुम 2 क्रांतियों के शुरुआती चरण तक नहीं पहुंच सके। 12 साल की उम्र में ये जियावेन अपनी चोटों से उबरकर तुम्हें चुनौती देने आया। वह पहले ही एक क्रांति के मध्य चरण तक पहुंच चुका था और तुमने उसे एक ही चाल में हरा दिया। 1 महीने बाद उसने तुम्हें फिर से चुनौती दी और तुमने उसे एक ही चाल में आसानी से हरा दिया। 2 और महीने बीत गए और ये जियावेन ने तुम्हें फिर से चुनौती दी, लेकिन वह फिर भी तुमसे एक ही चाल में हार गया। ये जियावेन गुस्से से भर गया। रात में
जब तुम साधना कर रहे थे उसने तुम्हारे लकड़ी के घर में आग लगा दी, जिससे तुम अंदर ही अंदर जिंदा जल गए। तुम 12 साल की उम्र में ही मर गए। ये जियावेन इतना बेईमान कैसे हो सकता है? जब वह जीत नहीं सकता तो गंदी चालें चल रहा है। ये यांग को गुस्सा आया और उसने खुद को शांत करने के लिए एक पल लिया। इस बार ये यांग ने अपने क्षेत्र को बेहतर बनाने का फैसला किया, लेकिन उसके दानतीय ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई। हाय, मुझे उम्मीद नहीं थी कि कम ग्रेड योग्यता इतनी खराब होगी। मेरे क्षेत्र को बेहतर बनाना बहुत मुश्किल है। इसके विपरीत ये शेंग और ये यू दोनों 3 साल के अनहोनी के बाद मानव क्षेत्र 3 क्रांतियों में आगे बढ़ गए। फिर भी वह खुद एक क्रांति के अंतिम चरण में फंस गया और आगे नहीं बढ़ पाया। ये यांग ने फिर से अनुकरण किया। इस बार परिणाम वही रहा, वह अपने क्षेत्र को पार किए बिना ही मर गया, 16 साल से ज्यादा नहीं जी पाया। इस बार ये यांग ने साधना तकनीक चुनी और अचानक गुयुआन भाला कला में 3 भाला इरादे प्रकट हुए। उसके पास वर्तमान में भाला इरादे की पहली परत थी और दूसरी परत के लिए उसने 3 भाला इरादे समझ लिए थे। दूसरी परत तक आगे बढ़ने के लिए उसे 7 और की आवश्यकता थी। चूंकि मैं अपने क्षेत्र को बेहतर नहीं बना सकता, इसलिए मैं गुयुआन भाला कला की साधना करूंगा। ये यांग ने खिड़की खोली। रात काफी हो चुकी थी। बाहर हल्की बारिश हो रही थी और कमरे में ठंडी हवा चल रही थी, जिससे ये यांग का चिड़चिड़ापन कुछ कम हो गया। लगभग सुनसान सड़क पर कदमों की आहट सुनाई दे रही थी। पहाड़ों और पुराने जंगलों के बीच बसा नाइट क्लान विलेज रात में हमेशा नम और ठंडा रहता था। गैर साधकों को आसानी से सर्दी लग सकती थी और उन्हें पुरानी बीमारियां हो सकती थीं। कदमों की आहट धीरे धीरे करीब आती गई और ये यांग भौहें चढ़ाकर देखने से खुद को नहीं रोक सका। उसने दूर सड़क पर एक आकृति को चमकते देखा। इस आकृति से ये यांग को एक भयानक आभा का आभास हुआ। इस तरह की आभा केवल एक मानव लोक नौक्रांति विशेषज्ञ ही उत्सर्जित कर सकता है ना? ऐसा व्यक्ति गांव में कब प्रकट हुआ? जन्म से लेकर अब तक ये यांग को नाइट क्लान विलेज की पूरी समझ थी। इसने पहले ही 6 कुल नेताओं को देखा था, जिनमें सबसे उच्च साधना मानव लोक 8 क्रांति में दूसरी पीढ़ी के कुल नेता की थी। हालांकि उनका जीवनकाल बहुत पहले ही समाप्त हो चुका था और उनकी मृत्यु हो गई थी। इस काली आकृति के अचानक प्रकट होने से ये यांग के मन में बहुत संदेह पैदा हो गया। ये यांग तुरंत अपने कमरे से बाहर निकला और सावधानी से उसके पीछे पीछे चलने लगा। वह आकृति बहुत तेजी से आगे बढ़ी और कुछ ही सांसों में सैकड़ों मीटर की दूरी तय कर ली। वह गांव के किनारे पहुंचा, जहां एक पुराना कुआं था। वह खाली पड़ा था और इस्तेमाल नहीं होता था क्योंकि उसका पानी अक्सर गंदा रहता था। ये यांग सावधानी से उसके पीछे पीछे गया, लेकिन दूसरा पक्ष बहुत तेज था और वह जल्दी ही पीछे छूट गया। दूर से ये यांग ने स्पष्ट रूप से उस आकृति को पुराने कुएं में छलांग लगाते देखा। ये देखकर ये यांग भी चौंक गया। क्या इस पुराने कुएं में कोई अद्वितीय विशेषज्ञ छिपा है? अपनी शंकाओं के साथ ये यांग भी जांच करने के लिए पुराने कुएं में उतरना चाहता था, लेकिन जैसे ही वह पास पहुंचा उसका शरीर कांपने लगा। ये कांपना एक शक्तिशाली विशेषज्ञ के दबाव के कारण था, जिससे ये यांग जमीन पर गिरने से खुद को रोक नहीं पाया। सिस्टम, मैं अनुकरण करना चाहता हूँ। ये यांग जल्दी से 1 मील दूर चला गया, एक घर के पीछे छिप गया और सिस्टम खोल दिया। क्या तुम लाइफ सिम्युलेटर इस्तेमाल करना चाहते हो? हर बार इस्तेमाल करने पर 20 चांदी के सिक्के लगते हैं। चूंकि अंदर बहुत खतरनाक था, इसलिए वह सिमुलेशन का इस्तेमाल करके ये देखना चाहता था कि वह व्यक्ति कौन है। ये सोचकर उसने तुरंत हाँ कह दिया। 10 साल की उम्र में तुम्हें एक काली आकृति दिखाई दी, इसलिए तुमने उसका पीछा करने का फैसला किया। अगरबत्ती जलने में जितना समय लगता है, उसके बाद तुम उस काली आकृति का गांव के किनारे तक पीछा करते हुए गए और उसे एक प्राचीन कुएं में कूदते देखा। तुमने अंदर कूदकर जांच करने का फैसला किया, लेकिन अचानक अंदर एक पानी की गुफा थी। तुमने पानी की गुफा का पीछा किया और एक चौंकाने वाला दृश्य देखा। अचानक नाइट क्लान गांव के नीचे एक बहुत बड़ा स्थान था। तुमने गुफा में एक पत्थर की पटिया पर खुदे हुए शब्द देखे। तुमने पास जाकर देखने का फैसला किया, लेकिन अचानक तुम्हारे पीछे किसी ने तुम्हें खून की धुंध में धकेल दिया। 10 साल की उम्र में तुम्हारी मृत्यु हो गई। सिमुलेशन के परिणाम देखकर ये यांग के हाव भाव बदल गए। नाइट क्लान विलेज के नीचे एक बड़ा स्थान था और उसमें एक शक्तिशाली राक्षस रहता था। सबसे महत्वपूर्ण बात, उस पत्थर की पट्टिका पर क्या लिखा था? उसे देखने मात्र से उसकी मृत्यु क्यों हुई? सिमुलेशन समाप्त। आप निम्नलिखित में से किसी एक को बरकरार रख सकते हैं। पहला, 10 साल की उम्र में आपका लोक। दूसरा, 10 साल की उम्र में आपकी साधना तकनीक। तीसरा, 10 साल की उम्र में आपकी जीवन स्मृतियां। मैं तीसरा विकल्प चुनता हूं। एक पल में उसके सिर में एक धमाका सुनाई दिया और स्मृति का एक छोटा सा खंड ये यांग के दिमाग में उमड़ पड़ा। गुफा में प्रवेश करने के बाद उसने वह दृश्य देखा। पहाड़ का मध्य भाग खोखला हो गया था और सबसे नीचे खून का एक कुंड था।
खून के कुंड में अनगिनत लाशें तैर रही थीं और उसमें एक मुरझाया हुआ शव पड़ा था जो उस काली आकृति से बिल्कुल मिलता जुलता था जिसे येयू ने बाहर देखा था। हालांकि वह इस समय अपनी आंखें बंद कर रहा था, मानो गहरी नींद में हो। तभी ये यांग ने पास में रखी पत्थर की पट्टिका देखी, ऐसा लग रहा था जैसे उस पर कुछ लिखा हो। ये यांग देखने के लिए पास गया और उसके सामने एक पाठ प्रकट हुआ। मैं दुष्वप्न अपने जीवनकाल के अंत के करीब इस स्थान पर आया और अपने वंश को पीछे छोड़ते हुए रात्रिकुल गांव की स्थापना की। अपना जीवनकाल समाप्त होने से पहले मैंने खुद को सील करने के लिए एक राक्षसी निषिद्ध कला का उपयोग किया। ये राक्षसी निषिद्ध कला हजार मानव भट्टी है जो पुनरुत्थान की एक तकनीक है। इसके लिए मेरे 3000 प्रत्यक्ष वंशजों की बलि देनी होगी, उनके प्राण मेरे भौतिक शरीर को सुधारने और मुझे पुनर्जीवित करने के लिए अर्पित किए जाएंगे। हालांकि सील करने की अवधि के दौरान मैं अपनी स्मृतियां खो दूंगा, इसलिए मैंने ये पाठ अपने जागृत स्व के लिए लिखा है। हस्ताक्षर दुष्वप्न। इस समय उसे दुष्वप्न ने रक्त कुंड में पाया और एक ही हथेली से उसे रक्त की धुंध में बदल दिया। तो हम सब अपने पुराने पूर्वज के पुनरुत्थान के लिए सिर्फ मोहरे हैं। ऐसा लगता है कि यह जगह और भी खतरनाक होती जा रही है। चाचा की तुलना में ये पुराना दानव और भी भयानक है। वर्तमान में नाइट क्लान गांव में 2800 से ज्यादा सदस्य हैं और अभी भी 200 से ज्यादा कम हैं। ये बूढ़ा दानव आज रात बाहर आया था, शायद वंशजों की संख्या गिनने के लिए। चूंकि उसके वंशज अभी भी 200 कम थे, इसलिए वह अपनी नींद जारी रखने के लिए वापस चला गया। मुझे उससे मुठभेड़ की उम्मीद नहीं थी। अगर उसका सामना इस बूढ़े दानव से न होता तो उसे पता ही नहीं चलता कि भविष्य में उसकी मृत्यु कैसे हुई। ये दुनिया सचमुच विश्वासघाती थी, एक छोटी सी गलती अनंत नरक का कारण बन सकती थी। सौभाग्य से अभी भी 200 से ज्यादा लोग लापता थे। तब तक उसके पास नाइट क्लान गांव छोड़ने की ताकत होनी चाहिए थी, है ना? ये सोचकर ये यांग चुपचाप वहां से चला गया और उस इलाके से दूर चला गया। अपने लकड़ी के घर में वापस आकर ये यांग सोचने से खुद को रोक नहीं पाया। दुष्वप्न बूढ़ा दानव एक टिक टिक करते टाइम बम की तरह था जो किसी भी क्षण फटने के लिए तैयार था, और उसकी साधना एक क्रांति पर अटकी हुई थी। उसे डर था कि अगर उसके चाचा उसे न भी पाएं तो 16 साल की उम्र में वह बूढ़े दानव के हाथों मर जाएगा। अगर मैं ये खबर कबीले के बुजुर्गों को बता दूं तो क्या होगा? लेकिन ये यांग ने तुरंत इस विचार को खारिज कर दिया। हालांकि दुष्वप्न बूढ़ा दानव अब अपनी अंतिम सीमा पर था, फिर भी वह मानव लोक के 9 क्रांतियों का सच्चा विशेषज्ञ था। अगर पूरा रात्रि परिवार भी शामिल हो जाए तो भी वे बूढ़े दानव के एक भी प्रहार का सामना नहीं कर पाएंगे। इससे न केवल संकट का समाधान नहीं होगा, बल्कि उसकी अपनी मृत्यु भी तेज हो जाएगी। फिलहाल बूढ़े दानव को बस एक तरफ रखा जा सकता था और उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की जा सकती थी। सिम्युलेटर खोलने पर बैलेंस 60 दिखा रहा था, जिसका मतलब था कि अभी भी 3 सिमुलेशन प्रयास बाकी थे। कमरे में मोमबत्ती धीरे धीरे कम होती गई और मोमबत्ती की रोशनी मंद होती गई। खिड़की के बाहर का अंधेरा धीरे धीरे कम होता गया और फिर एक नया दिन आ गया। सुबह की रोशनी खिड़की की दरारों से छनकर आ रही थी, कमरे को रोशन कर रही थी और उसमें एक गर्माहट भर रही थी। ये यांग सूर्योदय की दुर्लभ गर्मी का आनंद लेते हुए कमरे से बाहर निकल गया। तभी उसका छोटा भाई ये यू प्रकट हुआ। भाई, तुम मुझे मारने की कोशिश कैसे कर सकते हो? तुम्हें पता है कि मैं अभी भी चाचा से तुम्हारे वापस आने की विनती कर रहा था, ये यू ने सवालिया और थोड़े मजाकिया लहजे में कहा। ये यांग ने अपने भाई की बात अनसुनी कर दी, मुड़ा और लकड़ी के घर में चला गया। ये यांग को उसकी बात अनसुनी करते देख ये यू जल्दी से उसके पीछे भागा और अपने भाई को गौर से देखने लगा। भाई, चाचा ने मुझे बताया था कि वह मुझे अपने बेटे के रूप में गोद ले रहे हैं। जहां तक तुम्हारी बात है, चाचा ने कहा है कि तुम्हें वापस जाकर उनसे माफी मांगनी चाहिए और वह बीती बात भूल सकते हैं। ये यू के बोलने से पहले ही ये यांग अचानक खड़ा हो गया और ये यू को थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ थप्पड़ की आवाज गूंजी और ये यू के मुंह के कोने पर खून की एक लकीर दिखाई दी। ये यू ने अविश्वास से अपना दाहिना गाल ढक लिया और 2 कदम पीछे हट गया, उसका चेहरा सदमे से भर गया। ये यांग, तुमने मुझे क्यों मारा? तुम चाचा का अनादर करते हो और तुमने मुझे मारा भी। तुम बस इसलिए जल रहे हो कि चाचा ने मुझे अपना बेटा बना लिया। थप्पड़ थप्पड़। ये यू के चेहरे पर 2 और थप्पड़ पड़े। ये यांग ने गुस्से से ये यू को घूरा। अरे मूर्ख, तुम अपने माता पिता को भी छोड़ सकते हो और अपनी मर्जी से दुम हिलाने वाले कुत्ते की तरह व्यवहार कर सकते हो। क्या तुम भूल गए हो कि चाचा हमारे साथ कैसा व्यवहार करते थे? अगर मैंने तुम्हें खाना लाने में मदद न की होती और तुम्हारे साथ इतनी मेहनत न की होती तो क्या तुम अब जिंदा होते? ये यांग की बातें सुनकर ये यूए को बचपन से ही अपने भाई की देखभाल याद आ गई और उसका चेहरा तुरंत लाल हो गया। छोड़ो भी, बचपन से ही तुमने मुझे कभी अपना भाई नहीं माना। आज से मैं तुम्हारा भाई नहीं रहा और तुम मेरे भाई नहीं रहे। ये सुनकर ये यूए चौंक गया। मैं गलत था,
भाई, मुझे तुमसे सवाल करने नहीं आना चाहिए था। तुम्हारे पास 3 सांसें हैं। अगर तुम अभी भी मेरे सामने हो तो मैं इस बार तुम्हारा पैर यहीं छोड़ दूंगा। ये युए का चेहरा डर से पीला पड़ गया। ये यांग की आंखों में उसे ये यांग का दृढ़ संकल्प दिखाई दे रहा था कि वह सचमुच ऐसा कर सकता है। ये युए कुछ कहना चाहता था लेकिन अंत में वह बोल नहीं सका और जाने के लिए मुड़ गया। ये यांग को इस बात पर गुस्सा आया कि ये युए ने चाचा को अपना जैविक पिता मान लिया था और चाचा की कठपुतली बनने को तैयार था। ये यांग ने ये यू को उनके माता पिता की हत्या का सच क्यों नहीं बताया, इसकी वजह ये यू बहुत भोली और मूर्ख थी। अगर उसे सच्चाई पता होती तो वह जरूर जाकर चाचा से पूछताछ करता, जिससे चाचा घबरा जाते और फिर वे उसे चुप कराने का फैसला करते। ये राज सिर्फ चाचा और चाची को ही पता था। एक बार जब उन्हें पता चल गया कि ये यू सच्चाई जानता है तो वे उसे जरूर मार डालेंगे और अंत में इसमें खुद वो भी शामिल हो जाते। चाचा अब मानव लोक 6 क्रांतियों में थे, वे एक मामूली वार कैसे झेल सकते थे। सुरक्षा की खातिर ये यांग को बेहद सावधान रहना पड़ा। ये यू के पीछे हटे हुए रूप को देखकर ये यांग चिंतन में डूब गया। ये यू के लौटने के बाद उसने ये जिउजो को बताया कि ये यांग वापस आकर माफ़ी मांगने को तैयार नहीं है। लगता है वो बच्चा, ये यांग, मुझसे बहुत नाराज़ है। खैर, ये सही है, आखिर वो अभी बच्चा ही है। मैं बस यही चाहता हूँ कि हमारा परिवार फिर से मिल जाए। ये यू की बातें सुनकर ये जिउजो ने अपनी बड़ी कुर्सी पर बैठते हुए आह भरी। पिताजी, ये इस बच्चे की नाकाबिलियत है, मैं भाई को वापस नहीं ला सका। ये यू ने दुख के मारे कहा। उसे याद आया कि ये यांग ने उससे क्या कहा था और कैसे उसने उसे भाई मानने से इनकार कर दिया था। ये यू के मन में एक गहरी नाराज़गी उमड़ पड़ी। चाचा उनके साथ इतने अच्छे थे तो भाई को समझ क्यों नहीं आया। सोचते सोचते ये यू की आंखों से आंसू बह निकले। मेरे प्यारे बेटे, चूंकि ये यांग वापस आने को तैयार नहीं है और तुम्हें अपना भाई भी नहीं मानता, तो अब से हम उससे सारे पारिवारिक रिश्ते तोड़ देंगे। ये जिउजो की बातों से चौंक गई। तुम इस पीढ़ी के सबसे उत्कृष्ट व्यक्ति हो, तुम्हारी योग्यता उत्कृष्ट है और तुम्हारी संभावनाएं असीम हैं। ये यांग ज्यादा से ज्यादा 3 चक्कर लगाकर मानव लोक में पहुंच जाएगा। तुम दोनों एक ही रास्ते पर नहीं हो और भविष्य में वह तुम्हारे लिए मुसीबत भी खड़ी कर सकता है और तुम्हें प्रभावित भी कर सकता है, समझे। ये जिउजो की बातें सुनकर ये यू के दिल में एक गर्माहट दौड़ गई। पहली बार ये यू को लगा कि कोई उसके भविष्य के बारे में सोच रहा है और वह बहुत भावुक हो गया। साथ ही उसने अपने भाई को मन ही मन कोसा कि उसे यह नहीं पता कि उसके लिए क्या अच्छा है। मेरे प्यारे बेटे, आराम करो। तुमने अपनी पृथ्वी श्रेणी तकनीक, ज्वाला वायु नृत्य की पहली परत भी पूरी तरह से नहीं समझी है। वापस जाओ और समय का पूरा लाभ उठाओ। ये यू ने जवाब दिया और फिर चला गया। ये यू के पीछे हटे हुए रूप को देखकर ये जिउजो के हाव भाव अचानक भयावह हो गए। वह अचानक उठा, मेज पर रखा चाय का प्याला उठाया और उसे पटक दिया, जिससे प्याला चकनाचूर हो गया। क्या उस ये यांग को कुछ सूझा? वह कितना चालाक है। ये जिउजो की आंखें सिकुड़ गईं। उसने खिड़की से बाहर देखा और विचारों में खोकर चुप हो गया। धीरे धीरे ये जिउजो के चेहरे पर एक ठंडक फैल गई। उसका ठंडा, उदासीन भाव मानो कोई निर्णय ले रहा हो। उस समय सड़क पर शोर मचा रहे राहगीर ये जिउजो के भावों से बिल्कुल अलग थे और एक जानलेवा आभा धीरे धीरे हवा में फैल गई। न जाने कितनी देर बाद ये जिउजो ने एक गहरी सांस ली। शायद उस छोटे से बदमाश ये यांग ने खुद को प्रतिभाशाली समझा होगा, लेकिन फिर उसे पता चला कि उसकी योग्यता कमज़ोर है और उसे जोरदार झटका लगा, जिसकी वजह से उसने ऐसा व्यवहार किया। हालांकि वह मेरे साथ नहीं है, फिर भी वह अभी तक पूरी तरह से मेरे नियंत्रण से बाहर नहीं हुआ है। ये जिउजो ने सोचा कि ये यांग की कमज़ोर योग्यता के कारण उसकी शक्ति उसके जीवनकाल में ज़्यादा से ज़्यादा मानव लोक के 3 चक्करों तक पहुंच पाएगी और वह उसके लिए कभी कोई खतरा नहीं बनेगा। खतरा सिर्फ ये यू से था। उसके पास सचमुच एक श्रेष्ठ योग्यता थी और बड़ा होने पर वह निश्चित रूप से बेकाबू हो जाएगा। एक दिन वह एक शक्तिशाली विशेषज्ञ बन जाएगा। उस समय न केवल उसे परिवार की संपत्ति उसे लौटानी होगी, बल्कि अगर ये यू ने जांच की और पाया कि मैंने उसके माता पिता की हत्या की है, तो मैं हमेशा के लिए बर्बाद हो जाऊंगा। ये सोचकर ये जिउजो ने अपना सिर घुमाकर ये यू के कमरे की ओर देखा और उसके दिल में एक हत्या का इरादा उमड़ पड़ा। 3 महीने बीत गए और सभी शिष्य क्रमशः मानव लोक के एक चक्कर में आगे बढ़ गए, योग्य साधक बन गए। लकड़ी के घर के अंदर अंधेरी रात ने कमरे को घेर लिया और चांदनी की एक किरण चमक उठी, जो ये यांग की आंखों को रोशन कर रही थी। ये यांग की साधना बहुत प्रतिकूल रूप से आगे बढ़ रही थी, इसे बेहद कठिन कहा जा सकता है। अब सभी ने मानव लोक की पहली क्रांति में प्रवेश कर लिया है। इस सिम्युलेटर के बिना मैं शायद अगले 5 सालों तक अपना युआन सागर नहीं खोल पाऊंगा, ये यांग ने अपनी साधना से उठते हुए और बाहर की अंधेरी रात को देखते हुए सोचा।
मेरी योग्यता पहले से ही थोड़ी कमज़ोर है, जिससे साधना के दौरान स्वर्ग और पृथ्वी की सभी चीज़ों के भीतर के सत्य को समझना बेहद मुश्किल हो जाता है। बाकी सभी की साधना गति जल्द ही मेरी गति के बराबर हो जाएगी। एक अस्थायी बाधा कुछ भी नहीं है, लेकिन मुझे केवल दो चीज़ों से संकट का एहसास होता है। वे हैं नाइट क्लान गांव के नीचे का बूढ़ा शैतान और चाचा, जो मुझे लालच भरी नज़रों से देख रहे हैं। सिम्युलेटर खोलने पर बैले 60 दिखा, जिसका मतलब था कि अभी भी सिमुलेशन के 3 अवसर बाकी थे। ऐसा लगता है कि मुझे इन 3 प्रयासों में दूसरी क्रांति में प्रवेश करना होगा, वरना मेरे पैसे खत्म हो जाएंगे। ये यांग ने आह भरी और बिस्तर पर वापस बैठ गया। हवा में एक ठंडी ठंडक फैल गई और ये यांग ने गर्म रहने के लिए अपना असली सार प्रसारित किया। सिमुलेशन के सभी परिणाम मेरे अपने विचारों से प्रभावित होते हैं, यानी हर परिणाम अलग होता है और एक छोटा सा बदलाव भी भविष्य के परिणाम को बदल सकता है। ये यांग ने मन ही मन सोचा, फिर सोचने लगा कि आगे कैसे सिमुलेट किया जाए। एक अगरबत्ती जितना समय बीत गया और ये यांग ने अचानक अपनी आंखें खोलीं। भाले का इरादा। इस क्षण ये यांग को अचानक उस भाले के इरादे का एहसास हुआ जिसे उसने समझा था, साथ ही उन 3 छोटे भाले के इरादों का भी जिन्हें उसने अभी अभी हासिल किया था। उन 3 छोटे भाले के इरादों ने वास्तव में उसके क्षेत्र को प्रभावित किया। वह पहले ही एक अड़चन पर पहुंच चुका था और आगे नहीं बढ़ सकता था, लेकिन अब उन 3 छोटे भाले के इरादों की वजह से वह थोड़ा और आगे बढ़ गया था। अगर उसने अभी इसे ध्यान से महसूस नहीं किया होता तो उसे शायद ही पता चलता। ये यान को भी उम्मीद दिखाई दी। आगे बढ़ने का एक तरीका था भाले के इरादे को समझना ताकि वह दूसरे चक्कर में आगे बढ़ सके। मैं बस पूरी ताकत लगा सकता हूँ। ये यान के पास और कोई विकल्प नहीं था, इसलिए उसने तुरंत लाइफ सिम्युलेटर खोल दिया। वर्तमान शेष राशि 60 चांदी के सिक्के हैं। क्या आप हर बार 20 चांदी के सिक्कों के लिए लाइफ सिम्युलेटर का इस्तेमाल करना चाहेंगे? हाँ। 10 साल की उम्र में आपने साधना छोड़ दी और गुयुआन भाला कला को निखारने पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया। आपने हर दिन बिना रुके गुयुआन भाला कला को समझा, यहाँ तक कि स्कूल भी छोड़ दिया और लकड़ी की झोपड़ी में एकांतवास में चले गए। 12 साल की उम्र में आपने आखिरकार 4 भला इरादों को समझ लिया। 14 साल की उम्र में आपके समझे गए भला इरादे 6 तक पहुंच गए थे और आपकी ताकत लगातार बढ़ती जा रही थी। एक रात ये शेंग और ये जियाविन आपको चुनौती देने आए। आपने उन दोनों को हरा दिया, एक के खिलाफ 2 लड़ते हुए। हारने के बाद ये शेंग और ये जियाविन आश्वस्त नहीं हुए और हर दिन आपको चुनौती देने आए, जिससे भला इरादे की आपकी समझ प्रभावित हुई। 14 साल की उम्र में ये युए तुम्हें ढूंढने आया था। तुम्हारे चाचा ने उन्हें तुम्हें वापस बुलाने के लिए कहा था, ये कहते हुए कि उन्हें तुमसे कुछ बात करनी है। तुम मान गए। तुम्हारे चाचा के घर पहुंचने पर उन्होंने तुम्हारे लिए एक कप चाय बनाई और तुम्हारे साथ पारिवारिक संपत्ति के मुद्दे पर चर्चा की। तुमने इसका कड़ा विरोध किया। नतीजतन तुम्हारे चाचा ने ठंडी मुस्कान के साथ तुम्हें बताया कि चाय में जहर है और यह धीरे धीरे तुम्हारे आंतरिक अंगों को खराब कर देगी। तुम बच गए, लेकिन एक हफ्ते बाद तुम गाढ़े तरल के एक गड्ढे में बदल गए और 14 साल की उम्र में लकड़ी की झोपड़ी में बिस्तर पर मर गए। ये परिणाम देखकर ये यांग ने अपना सिर हिलाया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि चाचा इतने अधीर होंगे। ये देखते हुए कि ये शेंग जैसा उत्कृष्ट व्यक्ति भी मेरा मुकाबला नहीं कर सकता, उन्होंने मुझे पहले ही जहर देने का फैसला कर लिया। सिमुलेशन समाप्त हो गया। आप निम्न में से एक रख सकते हैं। 1. 10 साल की उम्र में आपका लोक। 2. 14 साल की उम्र में आपकी साधना पद्धति। 3. 14 साल की उम्र में आपकी जीवन स्मृतियाँ। ये यांग ने तुरंत 2 चुन लिए। तुरंत ये यांग ने अपनी आत्मा से एक शक्तिशाली भला आशय निकलता हुआ महसूस किया, जो सीधे उसके दानत्यन को पार करके उसके युवान सागर में उतर रहा था। ये यांग ने जांच की और पाया कि उसके शरीर के भीतर भला आशय पहले ही एक मुख्य भला आशय और 6 छोटे भला आशय तक पहुंच चुका था। फिर से 10 वर्ष की आयु में आपने साधना छोड़ दी और गुयुआन भला कला को निखारने पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया। 12 वर्ष की आयु में आप अकेले ही गहरे पहाड़ों में प्रवेश कर गए, एक गुफा खोजी और भला अभिप्राय को समझने के लिए एकांत में रहने लगे। आपने दिन रात बिना आराम किए निरंतर आत्मा शिशु भला चलाया। 13 वर्ष की आयु में आपने 7वें को समझ लिया। 15 वर्ष की आयु में आपने अंततः 8वें को समझ लिया। 16 वर्ष की आयु में आपको रात्रिकुल गांव लौटने का नोटिस मिला। पैतृक भवन के बुजुर्ग आपके माता पिता द्वारा छोड़ी गई पारिवारिक संपत्ति पर चर्चा कर रहे थे। आप पैतृक भवन पहुंचे तो आपको बताया गया कि आपके माता पिता की पारिवारिक संपत्ति का प्रबंधन परिवार द्वारा किया जाएगा। आपको बहुत आश्चर्य हुआ और आपने उनसे प्रश्न किए, लेकिन आपने मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये जियो कई बुजुर्गों को रिश्वत देकर उनमें से एक बन जाएगा। आपके माता पिता द्वारा छोड़ी गई विरासत पूरी तरह से परिवार द्वारा हड़प ली गई और आपको 100 चांदी के सिक्के दिए गए। आपने एक एक करके परिवार के शक्तिशाली बुजुर्गों को देखा और केवल समझौता कर पाए। इसके बावजूद आपके चाचा ने आपको मारने का प्रयास नहीं छोड़ा। आप गुफा में लौट आए।
परिणामस्वरूप ये जीव जो लंबे समय से इंतजार कर रहा था, आपको प्रकट होते देखकर उन्होंने 16 साल की उम्र में हथेली से वार करके आपको मार डाला। ये परिणाम देखकर ये यांग की भौहें एक गहरी रेखा में सिकुड़ गईं। ऐसा लगता है कि न केवल मेरे चाचा की नज़र पारिवारिक संपत्ति पर थी, बल्कि पता चला कि परिवार के अन्य बुजुर्ग भी लंबे समय से उस पर लालच कर रहे थे। और आखिरकार उन्होंने मुझे मार डाला, शायद इस डर से कि मैं अपने माता पिता की मौत का सच उजागर कर दूंगा। इस बार ये यांग ने साधना पद्धति चुनी। उसके दानतियन में भला आशय एक बार फिर बढ़कर 8 हो गया और वह उसे एक संपूर्ण भला आशय में परिष्कृत करने से केवल 2 कदम दूर था। ये यांग ने अपने तराजू में बचे हुए 20 चांदी के सिक्कों को देखा और जान गया कि यह उसका आखिरी मौका है। अपने विचारों को समायोजित करते हुए ये यांग ने फिर से अनुकरण करने का फैसला किया। 10 साल की उम्र में आपने साधना छोड़ दी और गुयुआन भला कला को परिष्कृत करने पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया। 11 साल की उम्र में आपने शांतिपूर्वक भला आशय को समझ लिया। ये शेंग और ये जियावेन को अनदेखा या सहन करना चुना और उनके साथ विवाद में नहीं पड़े। धीरे धीरे सभी ने आपको काय कहा, लेकिन आपने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। 13 साल की उम्र में आपने आखिरकार 9वें भला आशय को समझ लिया। 15-18 साल की उम्र में तुम्हारे चाचा एक दिन तुम्हें ढूंढने आए। तुम्हें खतरा महसूस हुआ और तुम भाग निकले। कहीं जाने की जगह न पाकर तुम नाइटमेयर के सोने के स्थान में छिप गए। तुम्हें एक छिपा हुआ कोना मिला और तुमने सावधानी से भाले के इरादे को समझ लिया। 18 साल की उम्र में तुमने आखिरकार 10 भाले के इरादों को समझ लिया और गुयुआन भाला कला सफलतापूर्वक दूसरी परत में प्रवेश कर गई। शोर से नाइटमेयर जाग गया और उसने 18 साल की उम्र में तुम्हारे सिर में खून की एक बूंद डाल दी। ये परिणाम देखकर ये यांग हैरान और खुश दोनों हुआ। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं 16 साल से ज्यादा जी पाऊंगा, 18 साल तक जी पाऊंगा और आखिरकार 10 भाला इरादों को समझ पाऊंगा। ये यांग ने मन ही मन सुखद आश्चर्य से कहा। हालांकि वह अंत में मौत से बच नहीं सका, फिर भी ये परिणाम उसके लिए सबसे संतोषजनक था। सिमुलेशन समाप्त। आप निम्न में से एक रख सकते हैं। 1. 10 साल की उम्र में आपका लोक। 2. 18 साल की उम्र में आपकी साधना पद्धति। 3. 18 साल की उम्र में आपकी जीवन स्मृतियाँ। मैं 2 चुनता हूँ, 18 साल की उम्र में साधना पद्धति। लेकिन तभी एक विसंगति घटी। उसके दानतियन में 10 छोटे भला इरादे धीरे धीरे आपस में जुड़ गए और युआन सागर के ऊपर धीरे धीरे विलीन हो गए, जिससे एक शक्तिशाली भला इरादा बन गया। अचानक विनाश और संहार की आभा लिए एक भयानक भला आशय उसके युआन सागर में प्रकट हुआ। धमाका। उसके डेंटियन के जोरदार धमाके के साथ युआन सागर एक अत्यंत शक्तिशाली आभा के साथ फूट पड़ा, जिससे ये यांग का शरीर कांप उठा। यह आभा मानो किसी आकाशगंगा से बरस रही हो, किसी पर्वतीय धारा के फूटने जैसी हो, या तारों के समुद्र जैसी हो, जो एक विशाल कलात्मक अवधारणा को बिखेर रही हो, जो नीचे उतरकर लगातार उसके पूरे शरीर के चारों ओर घूमती रही, जिससे उसकी आत्मा और युआन सागर दोनों में विसंगतियां पैदा हो गईं। सभी दिशाओं से सच्चा सार लगातार इकट्ठा होकर ये यांग के शरीर में प्रवेश कर रहा था। फीके धूसर सच्चे सार ने अपना गहरा रंग त्याग दिया और बर्फ सफ़ेद हो गया। इसके अलावा युआन सागर का एक और भाग बढ़ गया। युआन सागर का 2/10वां भाग अब बर्फ सफ़ेद सच्चे सार से भर गया था। सच्चे सार के 10वें हिस्से से 2/10वें हिस्से तक बढ़ने का मतलब था कि उसका सच्चा सार 10वें हिस्से से बढ़ गया था और उसका युद्ध समय भी उसी के अनुसार बढ़ गया। इस बिंदु पर ये यांग सफलतापूर्वक द्वितीय क्रांति मानव लोक में आगे बढ़ गया। अपनी शक्ति में गुणात्मक सुधार महसूस करते हुए वह स्तब्ध तो था, लेकिन अपार आनंद से भर गया। इसके साथ ही 16 वर्ष से अधिक जीने की उसकी आशा बहुत बढ़ गई। इसके अलावा उसकी गुयुआन भला कला भी 2 भला इरादों की साधना करते हुए दूसरे स्तर तक पहुंच गई थी। स्कूल 1 महीने बाद शुरू होगा। मुझे नहीं पता कि मुझे स्कूल से आखिरी बार चांदी के सिक्के मिले हुए कितना समय हो गया है। इस महीने के दौरान अपने लोक को स्थिर करने का यह एक अच्छा अवसर भी है। ये कहकर ये यांग ने अपनी आंखें बंद कर लीं और ध्यान किया। जब ये यांग एकांतवास में थे तब ली एरवा की मौत की जांच की गई। जांच के दौरान ये फैंग को पता चला कि ली एरवा की मौत से 1 महीने पहले किसी ने कारवां से ये शान को ली एरवा के घर जाते देखा था। ये फैंग ने तुरंत कारवां के नेता डैन रेनिक्सियांग से संपर्क किया। उनसे ये फैंग को ये शान का तंबू मिला और ये शान के तंबू के अंदर उन्हें तुलना करने के लिए कई जोड़ी जूते मिले, जो सभी बिल्कुल मेल खाते थे। सबसे खास बात यह थी कि जब डैन रेनिक्सियांग पैरों के निशानों की तुलना करने के लिए ये फैंग के साथ गए तो ये फैंग को अचानक बिस्तर के नीचे एक लाल कपड़ा दिखाई दिया। डैन रेनिक्सियांग ने उसे उठाया और तुरंत चौंक गए। क्या यह आत्मा शिशु भाले को लपेटने वाला कपड़ा नहीं है? ये यहाँ कैसे है और इस पर मेरे डैन परिवार का निशान भी है? इस खबर ने सभी को चौंका दिया और ये फैंग भी गहरी सोच में पड़ गए।
क्या ऐसा हो सकता है कि लिएरवा और ये शान ने आत्मा शिशु भाला चुरा लिया हो, फिर लूट के बंटवारे के दौरान वे पागल हो गए हों और ये शान ने अपने साधक होने का फायदा उठाकर लिएरवा को चुप कराने के लिए उसकी हत्या कर दी हो और फिर भाग गया हो। ये फैंग अपनी अटकलें लगाने से खुद को नहीं रोक पाया और ये शान के अचानक गायब होने के साथ यह सिद्धांत बेहद विश्वसनीय लग रहा था। मुझे नहीं लगता कि यह संभव है। ये शान में केवल एक परिक्रमाशील मानव लोक के साधक जितनी ही शक्ति है। उसके लिए इन खतरनाक गहरे पहाड़ों और पुराने जंगलों को पार करना लगभग असंभव है। डैन रेनिक्सियांग ने भौहें चढ़ाते हुए अपने हाथ में लाल कपड़े को देखते हुए कहा। उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है। यह आत्मा शिशु भाला एक रहस्यमय हथियार है। इसे निकाल देने से जीवन के बाकी दिनों में चिंतामुक्त जीवन की गारंटी मिल सकती है। कोई भी सामान्य व्यक्ति जुआ खेलेगा, अगर वह बाहर निकल जाता तो उसे भारी कीमत पर बेच सकता था। जब ये शान मेरे नाइट फैमिली का सदस्य था तब मैंने सुना था कि उसे कैसीनो जाना पसंद था। मुझे लगता है इस बार भी उसकी मानसिकता जुआ खेलने की थी। ये फैंग ने ये शान के बारे में अपनी धारणा को याद किया और उसका विश्लेषण किया। इस स्पष्टीकरण से डैन रेनिक्सियांग स्पष्ट रूप से प्रभावित हुआ। अगर ऐसा नहीं भी था तो भी ये शान का अचानक गायब होना, लिएरवा के कमरे में लाल कपड़ा और कई गवाह और पैरों के निशान, सबूतों की एक श्रृंखला, सभी इस संभावना की ओर इशारा कर रहे थे कि ये फैंग ने जो कहा था वह सच था। अफसोस, लगता है इस व्यापारिक यात्रा के साथ डैन फैमिली के मुखिया पद के लिए मेरी दावेदारी बेकार है। डैन रेनिक्सियांग ने अपने हाथ में लाल कपड़े को देखते हुए गहरी सांस ली। डैन फैमिली वर्तमान में परिवार के मुखिया पद के लिए प्रतिस्पर्धा कर रही है। जो भी व्यापार से सबसे ज्यादा पैसा कमाएगा वही व्यापारिक नगर का भावी मुखिया होगा। वर्तमान में डैन रेनिक्सियांग के 20 से ज्यादा भाई बहन हैं और प्रतिस्पर्धा बहुत कड़ी है। इस व्यापारिक यात्रा के लिए प्रत्येक व्यक्ति को शुरुआती पूंजी के रूप में 10,000 चांदी के सिक्के मिले। जो भी 5 वर्षों के भीतर सबसे ज्यादा पैसा कमाएगा वही व्यापारिक नगर का भावी मुखिया होगा। उसने शुरू में इस सोल इन्फेंट स्पीयर से परिवार के मुखिया पद के लिए प्रतिस्पर्धा करने की अपनी संभावनाएं बढ़ाने की योजना बनाई थी, लेकिन उसे ऐसी घटना घटने की उम्मीद नहीं थी। डैन रेनिक्सियांग ने इस व्यापारिक यात्रा के दौरान कमाए गए लगभग सारे पैसे सोल इन्फेंट स्पीयर खरीदने में खर्च कर दिए थे। अंत में न केवल उसकी पूंजी चली गई बल्कि सोल इन्फेंट स्पीयर भी गायब हो गया। इससे उसकी असफलता और परिवार के मुखिया पद के लिए प्रतिस्पर्धा करने में उसकी असमर्थता भी जाहिर हो गई। हाय, लगता है मेरी किस्मत तय हो गई है। डैन रेनिक्सियांग ने सिर हिलाया, क्योंकि वह 1 महीने में ही वहां से निकलकर व्यापारिक नगर लौटने की योजना बना रहा था। लिएरवा की मृत्यु और ये शान का गायब होना भी समाप्त हो गया। समय उड़ गया और साधना में समय का कोई बोध ही नहीं था। पलक झपकते ही 1 महीना बीत गया। ये यांग भी अपनी साधना से जागा और जैसे ही उसने अपनी आंखें खोलीं, प्रकाश तुरंत फूट पड़ा। मैं दूसरी क्रांति में प्रवेश कर चुका हूं। अब मुझे लगता है कि मैं दूसरी क्रांति के मध्य चरण से नीचे के किसी भी व्यक्ति को आसानी से हरा सकता हूं और यहां तक कि दूसरी क्रांति के अंतिम चरण में भी मैं अपराजित रह सकता हूं। अपने शरीर में हो रहे बदलावों को महसूस करते हुए ये यांग की आंखें पहले से भी ज्यादा तेज हो गईं। सूरज धीरे धीरे उगा और एक नया दिन शुरू हुआ। बाहर हरे भरे जंगल में ओस की बूंदें पत्तों पर इकट्ठी हो रही थीं, रत्नों की तरह चमक रही थीं। आज अकादमी में कक्षाएं शुरू होने का भी दिन था। ये यांग ने बस नहाया, अपने कपड़े पहने, लकड़ी के घर से बाहर निकला और अकादमी की ओर चल पड़ा। इस समय ये यू भी अपनी साधना से जाग उठा। इस बार उसने अतिरिक्त परिश्रम किया और अपनी श्रेष्ठ योग्यता पर भरोसा करते हुए एक चक्रीय मानव लोक में सफलतापूर्वक आगे बढ़ा। आखिरकार मैं प्रथम परिक्रमा में प्रवेश कर गया हूँ। ये यू बहुत खुश हुआ और तुरंत ये जियोजो को खुशखबरी सुनाने के लिए दौड़ा। पिताजी, आपका बेटा प्रथम परिक्रमा में सफलतापूर्वक आगे बढ़ गया है। मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको निराश नहीं करूंगा, ये यू ने कहा और फिर अपनी आभा दिखाने से खुद को रोक नहीं पाया। ये जियोजो ने दयालु भाव से देखा। मेरे प्यारे बेटे, पिताजी को तुम पर बहुत गर्व है। आज एक सच्चे साधक बनने के लिए बधाई। ये कहते हुए ये जियोजो ने 10 चांदी के सिक्के निकाले और उन्हें ये यू को देते हुए कहा, ये तुम्हारे पिता की ओर से एक इनाम है। मैं तुम्हारे जैसा अच्छा बेटा पाकर बहुत खुश हूँ। ये यू ने खुशी खुशी 10 चांदी के सिक्के ले लिए और साथ ही सोचने लगा कि जब उसका भाई उसे पहली क्रांति में इतनी तेजी से आगे बढ़ता देखेगा तो उसके चेहरे पर क्या भाव होंगे। उसे शायद बहुत हैरानी होगी। बाद में उसे शायद मुझसे नाता तोड़ने का पछतावा होगा और वह मुझसे सुलह करने की भीख मांगेगा। ये यू ने सोचा। फिर ये जियोजो को अलविदा कहा और अकादमी चला गया। जैसे ही ये यू चला गया, ये जियोजो का दयालु चेहरा तुरंत ठंडा पड़ गया। उसकी आंखों में हत्या के इरादे का भाव था। इसी समय ये जियोजो की पत्नी भी वहां आ गई। तुमने उसे इतनी आसानी से चांदी के सिक्के क्यों दे दिए? हालांकि चांदी के सिक्कों की यह मात्रा हमारे परिवार की दौलत के सामने एक बूंद के बराबर है, तुम इसे यूं ही बर्बाद नहीं कर सकते। थप्पड़। ये जियोजो अचानक खड़ा हुआ और अपनी पत्नी को जोर से थप्पड़ मारा।
अरे मूर्ख औरत, क्या तुम्हें नहीं पता कि ये सब ये यांग और ये यू का है? 16 साल की उम्र के बाद वे पारिवारिक संपत्ति वापस ले सकते हैं। उस समय इसमें से कुछ भी तुम्हारा या मेरा नहीं होगा। ये जियोजो पहले से ही बहुत बुरे मूड में था क्योंकि ये यू प्रथम क्रांति तक पहुंच गया था। ये यू की साधना की गति बहुत तेज थी। अपनी मध्यम श्रेणी की योग्यता के बावजूद उसे भी प्रथम क्रांति तक पहुंचने में पूरे 1.5 साल लग गए थे, जबकि ये यू को 1 साल से भी कम समय लगा था। इस समय उसकी पत्नी के शब्दों ने उसे और भी क्रोधित कर दिया और वह उसे थप्पड़ मारने से खुद को रोक नहीं पाया। आह, हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें सचमुच इन 2 छोटे बच्चों को इतनी सारी पारिवारिक संपत्ति लौटानी होगी? उसकी पत्नी ने अपना चेहरा ढांकते हुए कहा। अपनी विलासितापूर्ण रोजमर्रा की जिंदगी के जल्द ही लुप्त होने के बारे में सोचकर वह तुरंत चिंतित हो गई, ये भूलकर कि उसे थप्पड़ मारा गया था। घबराओ मत, वे 16 साल तक नहीं जी पाएंगे। अगर जी भी गए तो तब तक मैं अपने संबंधों के जरिए परिवार का मुखिया बन चुका होऊंगा। उस समय ये यांग और ये यूए को फैसला लेने का अधिकार नहीं होगा। ये जियोजो अपने कामों में बहुत सतर्क था। सुरक्षा की दृष्टि से उसने परिवार में मुखिया के रूप में शामिल होने के लिए आवेदन किया। साथ ही उसने अपने विशाल धन का इस्तेमाल कई बुजुर्गों को रिश्वत देने के लिए किया ताकि वे उसके पक्ष में वोट डालें। सब कुछ सुचारू रूप से चलता रहा और छठे परिक्रमण मानव लोक में उसकी ताकत के साथ कई बुजुर्गों ने यह एहसान स्वीकार कर लिया। ये सुनकर उसकी पत्नी ने आखिरकार राहत की सांस ली। वह इस जीवन की आदी हो चुकी थी जहां सब कुछ उसे सौंप दिया जाता था और वह नहीं चाहती थी कि यह अचानक गायब हो जाए। ... दूसरी ओर ये यू अकादमी पहुंचा और उसने ये यांग को आखिरी पंक्ति में देखा। भाई, तुम्हें इसकी उम्मीद नहीं थी, है ना? मैं अब प्रथम क्रांति में पहुंच गया हूं। मुझमें तुमसे लड़ने की ताकत है। भविष्य की उस स्थिति के बारे में सोचकर जहां उसके भाई को कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा और वह उसकी मदद मांगेगा, ये यांग को सच्ची खुशी और गर्व का अनुभव हुआ। आज से मैं उन कुल पुरुषों को जो कभी मुझे तुच्छ समझते थे और यहाँ तक कि मेरे भाई को भी मुझे एक नई नज़र से देखना चाहता हूँ। मैं भी कुलपिता के आसन पर बैठना चाहता हूँ और तुम सब मुझे पहचानना चाहते हो। ये यूए जितना ज्यादा इसके बारे में सोचता उतना ही ज्यादा उत्साहित होता। वह खुद को हल्की सी मुस्कुराहट से रोक नहीं पाया, फिर अपना सिर घुमाकर ये यांग की तरफ देखा। तभी ये फैंग अंदर आया। उसने अभी अभी ली एरवा की मौत के कारण की जांच पूरी की थी और नए पाठों की तैयारी कर रहा था। परिवार की खातिर ये फैंग ने स्वेच्छा से अपनी साधना की उपेक्षा की और खुद को पारिवारिक मामलों में अथक रूप से व्यस्त रखा, जिसके परिणामस्वरूप उसकी साधना छठे क्रांति के मध्य चरण में ही अटक गई। संभवतः प्रशिक्षक ये कियांग ने पिछले पाठ में सभी को निकट युद्ध के लिए सारकोर का उपयोग करना सिखा दिया होगा। आज मैं सभी को दूर से युद्ध करना सिखाऊंगा। ये कहते हुए ये फैंग ने एक विशेष स्क्रॉल निकाला। यह एक पृथ्वी स्तरीय कलाकृति है। इस पर अपना नाम लिखने से एक अनुबंध बनेगा जिसमें सभी का नाम और साधना क्षेत्र प्रदर्शित होगा। शक्ति क्षेत्र के अनुसार क्रमबद्ध होती है। अब सभी लोग आगे आएं और इस क्षेत्र स्क्रॉल पर अपने नाम लिखें। ये फैंग सभी को उनके क्षेत्र दिखाना चाहते थे ताकि उन्हें अपने और प्रथम श्रेणी के व्यक्ति के बीच के अंतर का एहसास हो, जिससे उन्हें लगन से साधना करने के लिए प्रेरित किया जा सके, जिसका एक महत्वपूर्ण प्रभाव होगा। सभी बारी बारी से आगे आए और अपने नाम पर हस्ताक्षर किए। ये यांग सबसे पहले आगे आए और हस्ताक्षर किए। अंदर जाते ही कोई भी यह समझ सकता था कि इस स्क्रॉल को चालू रखने के लिए नियमित अंतराल पर सारकोर को लगातार इनपुट करने की आवश्यकता है। जब तक अंतिम व्यक्ति ने हस्ताक्षर करना समाप्त नहीं किया, स्क्रॉल तुरंत एक तेज रोशनी से चमक उठा। उस पर सभी के नाम दिखाई दिए, उसके बाद उनके साधना क्षेत्र। इस समय एक तरफ खड़े ये शेंग के चेहरे पर एक उपहासपूर्ण भाव था। मैं 1 महीने पहले ही प्रथम क्रांति मानव क्षेत्र में आगे बढ़ चुका हूं और तब से मैंने अपने क्षेत्र में और भी सुधार किया है। मुझे प्रथम स्थान मिलना चाहिए। दूसरी ओर ये यूए को भी पहले स्थान पर अपना नाम आने की उम्मीद थी। भले ही उसकी हालत खराब हो और ये शेंग पहले स्थान पर आ जाए, उसे कम से कम दूसरे स्थान पर तो होना ही चाहिए था। इस दौरान अपने पिता ये जियोजो की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए उसने लगभग बिना आराम किए साधना की थी। सभी ने उत्सुकता से स्क्रॉल के बदलावों को देखा। कुछ सांसों के बाद लोगों की रैंकिंग उनके सामने स्पष्ट रूप से प्रकट हो गई। पता चला कि पहले स्थान पर न तो ये यूए था और न ही ये शेंग। ये यांग था, और जिस बात ने उन्हें सबसे ज्यादा हैरान किया वह ये थी कि ये यांग का प्रदर्शित लोक द्वितीय क्रांति मानव लोक का प्रारंभिक चरण था। इस समय अकादमी में सन्नाटा छा गया। ये फैंग, जिसने अनगिनत मानव जीवन के अनुभव देखे थे, उसे भी ऐसा लगा जैसे उस पर बिजली गिर गई हो और वह वहीं स्तब्ध खड़ा था। अपने युवान सागर के सक्रिय होने से लेकर अब तक वह 1 साल से भी कम समय में द्वितीय क्रांति मानव लोक में पहुंच गया था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि ये यांग एक निम्न श्रेणी का व्यक्ति था। योग्यता। ये फैंग इस बात को लेकर बहुत स्पष्ट थे कि निम्न श्रेणी की योग्यताओं को साधना कितना कठिन है।
3 क्रांतियों वाला मानव क्षेत्र निम्न श्रेणी की योग्यताओं की सीमा थी और क्षेत्र में प्रत्येक वृद्धि एक बड़ी बाधा को पार करने के समान थी। कठिनाई कल्पनाशील थी, लेकिन ये यांग न केवल निम्न श्रेणी की योग्यता वाली थी, बल्कि 1 वर्ष से भी कम समय में द्वितीय क्रांति तक पहुंच गई थी। ऐसा अनुमान लगाया गया था कि इस प्रकार की शक्ति की तुलना केवल पड़ोसी पशु परिवार गांव की शूलिंगर ही कर सकती थी। हालांकि शूलिंगर उच्च श्रेणी की योग्यता वाली थी और उसकी साधना प्रतिभा सामान्य उच्च श्रेणी की योग्यताओं से कहीं बढ़कर थी। ये यांग वास्तव में निम्न श्रेणी की योग्यता के साथ शूलिंगर से मुकाबला करने में सफल रही, जिससे ये फैंग को ऐसा लगा जैसे वह एक असंभव कहानी देख रही हो। क्या हो रहा है? ये यांग पहले क्यों है? क्या पुस्तक टूटी हुई है? ये फैंग ने अपनी भावनाओं को दबाते हुए धीरे से कहा, ये सच है। ये यांग वाकई प्रथम है और वह सचमुच द्वितीय क्रांति मानव जगत के हैं। अपनी उच्च स्तरीय योग्यता का पता चलने के बाद ये यू के दिल में उसका मुख्य प्रतिद्वंद्वी ये यांग से ये शेंग हो गया। क्योंकि ये शेंग उच्च स्तरीय योग्यता का था और उसके लिए सबसे बड़ा खतरा था। अगर ये शेंग प्रथम होता तो वह इसे स्वीकार कर सकता था, लेकिन ये यांग था, ये निम्न स्तरीय योग्यता वाला ये यांग। ये भाई जिसने उनके भाईचारे को तोड़ दिया, वह व्यक्ति जिसने उसे नीची नज़रों से देखा, वह व्यक्ति जिसने उसे परछाई में जीने पर मजबूर कर दिया। उसने कभी नहीं सोचा था कि अपनी पूरी कोशिश के बावजूद वह उससे आगे नहीं निकल पाएगा। ये यूं खुद को रोक नहीं पाया और आंसू बहाए। दुनिया धुंधली हो गई, आंसुओं से ढक गई। ये यूं ने इसे सच मानने से इनकार कर दिया और ऐसे नतीजे पर विश्वास नहीं किया। उसकी उमड़ती हुई भावनाएं अब मानो किसी ठंडी बारिश में बह गई थीं। जैसे जैसे समय बीतता गया, अकादमी में अचानक शोर मच गया। बिल्कुल नहीं, ये शेंग ने अपनी आंखें जोर से रगड़ी। उसे ऐसे नतीजे की उम्मीद नहीं थी। दूसरी क्रांति तक पहुंचने में 1 साल से भी कम समय था और उसकी योग्यता भी कमजोर थी। ये शेंग को तो शक भी हुआ कि वह गलत है, लेकिन प्रशिक्षक ये फैंग की बातें सुनकर उसे लगा कि यह सबसे बड़ा मजाक है। असंभव, हाँ, ये यांग इतनी तेजी से साधना कैसे कर सकता है? ये जियावेन और कई अन्य शिष्यों को भी ये शेंग जैसा ही लगा। ये फैंग का मूल इरादा ये यू और ये शेंग की ताकत का इस्तेमाल करके सबको ये दिखाना था कि वे कितने पीछे हैं और फिर उन्हें बराबरी करने के लिए कड़ी मेहनत करने के लिए प्रोत्साहित करना था। उसे उम्मीद नहीं थी कि इसका उल्टा असर होगा। सबके उदास चेहरे देखकर वह आह भरने से खुद को रोक नहीं पाया। सब लोग शांत हो जाओ। मुझे यकीन है कि तुम सबने ये यांग के प्रयास देखे होंगे। निराश मत हो, तुम्हें ये यांग से आगे निकलने का प्रयास करना चाहिए। ये फैंग ने सबको दिलासा देते हुए कहा। अगर वह जल्दी साधना कर ले तो क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा वह 3 क्रांतियों वाले मानव लोक तक ही पहुंच पाएगा। इसी समय ईर्ष्या और तिरस्कार से भरी एक व्यंग्यात्मक टिप्पणी आई। सबने देखा और ये जियावेन को देखा, जिसके पास सिर्फ एक हाथ था और वह ठंडे स्वर में बोल रहा था। ये सही है, ये यांग की साधना सीमा सिर्फ 3 क्रांतियों तक ही सीमित है, वह कुछ भी नहीं है। सभी अपने पिछले सदमे से जाग उठे। ये जियावेन की बातें सुनकर उन्हें थोड़ा बेहतर महसूस हुआ। हाँ, मेरे भाई की सीमा सिर्फ 3 क्रांतियों तक ही सीमित है। उसे पार करना बस समय की बात है। मैं अभी भी अपने भाई से आगे निकल सकता हूँ। ये जियावेन की बातें सुनकर ये यू के दिल में बुझती हुई लौ धीरे धीरे फिर से जल उठी। जहाँ तक ये यांग का सवाल है, वह भावशून्य रहा, मानो वे उसके बारे में बात ही नहीं कर रहे हों। आसमान ने लंबे समय से प्रतीक्षित सूर्य का प्रकाश प्रकट किया, काले बादल छट गए और नीला आकाश प्रकट हुआ। सूरज भी आकाश में ऊंचा उठ गया, गर्म धूप बरसा रहा था। पलक झपकते ही दोपहर हो गई। ये फैंग लगातार सार तत्व के उपयोग पर व्याख्यान दे रहे थे। सार तत्व सभी वस्तुओं से उत्पन्न होता है, ये सर्वव्यापी है। हमारी साधना में सार तत्व को समझने के लिए ध्यान की आवश्यकता होती है, इसे अपने शरीर में निर्देशित करके और इसे अपने युवान सागर में विलीन करके। ये तब हमारा एक अंग बन सकता है। मुझे लगता है कि आप में से अधिकांश लोग पहले ही प्रथम क्रांति के प्रारंभिक चरण तक पहुंच चुके हैं और आपके युवान सागर में कम से कम सार तत्व का अंश अवश्य है। जहां तक आक्रमण के लिए इसका उपयोग करने की बात है, तो इसके लिए विशिष्ट तरीकों की आवश्यकता होती है। ये कहते हुए ये फैंग ने अपनी तर्जनी उंगली बाहर एक छोटे से पेड़ पर बैठे एक छोटे पक्षी की ओर तान दी। उसकी उंगली के सिरे से सफ़ेद प्रकाश की एक किरण निकली, जो तुरंत उस छोटे पक्षी को भेद गई। पक्षी के शरीर पर एक उंगली के आकार का छेद दिखाई दिया और वह अपनी जान गंवाने से पहले कुछ बार फड़फड़ाया। यह अद्भुत है। वाह, ये प्रशिक्षक ये कियांग द्वारा सिखाई गई शक्ति से कहीं अधिक शक्तिशाली है। शिष्यों ने ये दृश्य देखा और उत्साह से प्रशंसा करने लगे। सबकी प्रतिक्रिया देखकर ये फैंग मुस्कुराए। ध्यान से सुनो। सारकोर को अपनी उंगली के सिरे तक घुमाओ, फिर अपनी पूरी एकाग्रता केंद्रित करो और सारकोर को प्रक्षेपित करो। ये कहकर ये फैंग ने फिर से प्रदर्शन किया। उसकी उंगली के सिरे से एक बार फिर एक सफ़ेद रोशनी प्रकट हुई, जो दूर तक जा रही थी।
पूरी प्रक्रिया स्पष्ट और सटीक थी। सारकोर के उपयोग की यही विधि थी। सारकोर का उपयोग करते समय एक सावधानी बरतनी है। हर बार जब आप सारकोर का उपयोग करेंगे तो आपके दानतियान में युआन सागर थोड़ा कम हो जाएगा। युआन सागर समाप्त होने पर आपको सारकोर का उपयोग बंद कर देना चाहिए और युआन सागर के ठीक होने के बाद ही फिर से शुरू करना चाहिए। अगर सारा सार केंद्र खत्म हो जाए तो क्या होगा? एक शिष्य ने पूछा। अगर सारा सार केंद्र खत्म होने के बाद भी तुम युआन सागर का इस्तेमाल करते रहोगे तो तुम्हारे युआन सागर में दरारें पड़ जाएंगी या वह फट भी सकता है, जिससे मौत हो सकती है। ये सुनकर जिज्ञासु शिष्य की सांस अटक गई। सौभाग्य से मेरे पास सार केंद्र की 6 परतें हैं, मैं इसका कई बार इस्तेमाल कर पाऊंगा। अकादमी में किसी ने राहत की आवाज़ निकाली और साथ ही आखिरी सीट पर बैठे ये यांग की तरफ देखा। ये फैंग ने अपना व्याख्यान समाप्त करने के बाद सभी को अकादमी के पीछे खुले स्थान पर ले जाकर सारकोर के अपने प्रयोग का प्रदर्शन करना शुरू किया। सारकोर का उपयोग करके आक्रमण करना मुश्किल नहीं था। कुछ लोगों ने इसे धूपबत्ती जलने में लगने वाले समय में ही सीख लिया। ये यांग ने भी दूर एक बड़े पेड़ की ओर उंगली उठाकर इसके प्रयोग की विधि में महारत हासिल कर ली। एक सफ़ेद रोशनी चमकी और वह बड़ा पेड़ भेद गया। इस प्रहार से ये यांग को यह भी पता चला कि उसका युआन सागर एक स्तर नीचे गिर गया है। वर्तमान खपत दर पर ये यांग इसका केवल 10 बार ही उपयोग कर सकता था। उसका सच्चा युआन पूरी तरह से खर्च हो जाएगा और उसे अपने युआन सागर के फटने की दुविधा का सामना करना पड़ेगा। बुरा नहीं, ये यांग, ऐसा लगता है कि तुम सच्चे युआन के प्रयोग में पहले ही निपुण हो चुके हो। एल्डर फैंग ने दूर से ही प्रशंसा की। अब कई शिष्य हालांकि सच्चे युआन का उपयोग कर सकते थे, उनकी शक्ति बहुत कम थी, वे दूर की शाखाओं को भी नहीं तोड़ पा रहे थे। फिर भी ये यांग एक ही तीर से एक बड़े पेड़ को भेद सकता था। अगर ये यांग की योग्यता कम न होती तो एल्डर फैंग जरूर उसका पालन पोषण करते। कितना अफसोस की बात है। ऐसी सीखने की प्रतिभा जानवर परिवार के शूलिंग र से कम नहीं है, लेकिन ये सिर्फ कम योग्यता है। सीमित क्षमता के साथ एल्डर फैंग ने मन ही मन आह भरी। सभी ने स्वाभाविक रूप से एल्डर फैंग की प्रशंसा सुनी। उन्होंने ये यांग की ओर देखा, उनकी आंखें नाराजगी से भरी थीं। भाई अब सचमुच एक बड़े पेड़ को भेद सकता है। मुझे भी सबके सामने और माता पिता के सामने खुद को साबित करने के लिए अपनी कोशिशें दोगुनी करनी होंगी। ये यू ने हिम्मत जुटाई, बार बार अपनी उंगलियों पर सच्चा युआन इकट्ठा किया और फिर उसे बार बार बाहर फेंका। उच्च योग्यता का यही फायदा था, प्रचुर सच्चा युआन, बर्बादी का कोई डर नहीं। बार बार असफल होने के बाद ये यू धीरे धीरे पेड़ की छाल को भेदने में सक्षम हो गया। जहां तक ये शेंग की बात है, वह पहले से ही शाखाओं को भेद सकता था। बुरा नहीं, ये शेंग, तुम्हारा सच्चा युआन पहले से ही मारक क्षमता रखता है। अच्छा काम करते रहो। एल्डर फैंग लगातार भीड़ के बीच घूमते रहे और जब भी अच्छा प्रदर्शन देखते तो दिल खोलकर तारीफ करते। समय बीतता गया और केवल मुट्ठी भर लोग ही शाखाओं को काटने के लिए सच्चे युआन का इस्तेमाल कर पाते थे। बाकियों के पास या तो पर्याप्त सच्चा युआन नहीं था या वे उसे चला नहीं पाते थे। खपत बहुत ज्यादा है। सच्चा युआन बिल्कुल अपर्याप्त है। ये सिर्फ 10 बार इस्तेमाल करने के बाद ही खत्म हो गया। एक कम योग्यता वाले शिष्य ने शिकायत की। तुम खुद बेकार हो, फिर भी सच्चे युआन को दोष दे रहे हो। ये यांग को देखो, क्या उसकी भी कम योग्यता नहीं है? फिर भी उसने एक बड़े पेड़ को भेद दिया। वह तो बस किस्मत से था। भीड़ की बातचीत सुनकर एल्डर फैंग ने अपना सिर हिलाया। अब वापस जाओ और प्रशिक्षण लो। तुम्हें 3 महीने के भीतर सच्चे युआन का इस्तेमाल करना होगा, वरना कड़ी सजा भुगतनी पड़ेगी। एल्डर फैंग ने सबको रुकने को कहा। आसमान पहले ही धुंधला हो चुका था और डूबता सूरज अब आग की तरह लाल हो गया था। अब सब लोग एक एक करके ऊपर आओ और इस अवधि के चांदी के सिक्के इकट्ठा करो। ये सुनकर ये यांग का दिल खुशी से भर गया। ये बहुत समय बाद सुनी गई सबसे अच्छी आवाज़ थी। वह आखिरी था। अपना नाम पुकारे जाने के बाद ही ये यांग धीरे धीरे आगे बढ़ा। ये यांग, ये रहे 200 चांदी के सिक्के। ये इन 10 महीनों के लिए तुम्हारा गुजारा भत्ता है। हालांकि साधकों को खाने पीने की ज़रूरत नहीं होती, फिर भी ये हथियार रोज़मर्रा की ज़रूरतें वगैरह खरीदने के काम आते हैं। वापस जाओ और अच्छी तरह से साधना करो। मैं देखता हूं कि मैं तुम्हें परिवार के गश्ती दल में शामिल कर पाता हूं या नहीं। हालांकि एल्डर फैंग की बातें सुनकर ये यांग के दिल में ठंडी हंसी दौड़ गई। धन्यवाद एल्डर फैंग, मैं अभी साधना से संतुष्ट हूं और गश्ती दल में शामिल नहीं होना चाहता। मैं आपके अच्छे इरादों की सराहना करता हूं। ये कहकर ये यूए ने चांदी के सिक्के लिए और जाने के लिए मुड़ा। ये यांग, तुम्हारी योग्यता सीमित है। गश्ती दल में शामिल होना तुम्हारे लिए सबसे अच्छा विकल्प हो सकता है। बड़े फैंग ने पीछे से आवाज़ दी, लेकिन ये यांग ऐसे व्यवहार कर रहा था जैसे उसने सुना ही न हो और धीरे धीरे आगे बढ़ गया। सूरज धीरे धीरे डूब रहा था। आसमान लाल रंग की चमक से जगमगा रहा था, एक अनोखी खूबसूरती बिखेर रहा था।
अकादमी में दिन की कक्षाएं समाप्त हो चुकी थीं और शिष्य समूहों में जा रहे थे। ये युए कुछ महिला शिष्यों के साथ अकादमी से बाहर निकली। ये युए, तुम बहुत अद्भुत हो। तुमने इतनी जल्दी सच्चे युआन के इस्तेमाल में महारत हासिल कर ली। क्या तुम मुझे सिखा सकती हो? हाँ, ये युए बहुत अद्भुत है। कृपया मुझे भी सच्चे युआन का इस्तेमाल करना सिखाओ। ये युए ने शर्म से अपना सिर खुजलाया। मैं इतना अद्भुत नहीं हूँ। असल में इसे इस्तेमाल करने की एक तरकीब है। दूसरी तरफ ये शेंग और ये जियावेन साथ साथ चल रहे थे। धिक्कार है, ये यांग ने इतनी जल्दी सच्चे युआन के इस्तेमाल में महारत कैसे हासिल कर ली? अगर वह ये युए की तरह उच्च स्तरीय योग्यता वाला होता तो मैं समझ सकता था, लेकिन वह ये यांग निम्न स्तरीय योग्यता वाला है और वह इतनी तेजी से प्रगति कर रहा है। ये जियावेन ने गुस्से से अपना एकमात्र बचा हुआ हाथ हिलाया। भाई वेन, चिंता मत करो। वह ये यांग भविष्य में मानव लोक के ज़्यादा से ज़्यादा 3 चक्करों तक पहुंच पाएगा, जबकि मैं 9 चक्करों से ऊपर पहुंच सकता हूं। और भाई वेन, अपनी मध्यम स्तरीय योग्यता के साथ आप कम से कम 6 चक्करों तक पहुंच जाएंगे। वह ये यांग कभी हमारा प्रतिद्वंद्वी नहीं होगा। ये शेंग किनारे से बातें करता रहा। फिर उन्होंने चर्चा की कि 4 चक्करों तक पहुंचने के बाद वे ये यांग से कैसे निपटेंगे। दोनों खुशी से बातें करने लगे। फिर ये जियावेन ने ये शेंग के कंधे पर थपथपाया और कहा, चलो पीने चलते हैं। 4 क्रांतियों के बाद ये यांग को पैरों तले रौंदने से पहले एक टोस्ट। ... सब लोग समूहों में चले गए, लेकिन ये यांग उनके बीच बेमेल लग रहा था। वह अकेला, भावशून्य, धीरे धीरे अपने निवास की ओर उन 200 चांदी के सिक्कों के साथ चल रहा था जो उसे मिले थे। जैसे ही ये यांग ने एक मोड़ लिया, 3 लोगों ने उसे घेर लिया। बच्चे, तुम अकादमी के शिष्य हो, है ना? तुम्हारे रूप रंग से तो लगता है कि तुम्हें आज चांदी के सिक्के मिले होंगे, है ना? मैं तुम्हें बता दूं, मैं पिछले प्रवेश का शिष्य हूं, तुम्हारा सीनियर। पैसे दे दो, वरना हम भाइयों पर बदतमीजी का इल्ज़ाम मत लगाओ। डकैती। ये यांग को यकीन ही नहीं हुआ। क्या तुम्हें कुल के नियमों का डर नहीं है? ये यांग की बातें सुनकर कुछ लोग जोर से हंस पड़े। अग्रणी युवक आगे बढ़ा और ये यांग के कंधे पर हाथ रखा। बच्चा, मैं तुम्हें बता दूं, हम सब साधक हैं। हमारे बीच झगड़े के लिए परिवार ज़्यादा से ज़्यादा एक मौखिक फटकार ही देगा। उसके साथ बातें क्यों बर्बाद कर रहे हो? जल्दी से पैसे दे दो। एक दुबला पतला युवक बोला, फिर आगे बढ़ा, अपना पैर उठाया। ये यांग के पेट के निचले हिस्से पर एक जोरदार लात मारने के लिए तैयार। लात लगते देख ये यांग ने अपना हाथ उठाया। उसके युआन सागर में सच्चा युआन घूम गया, फिर उसकी तर्जनी के सिरे पर इकट्ठा हो गया। फिर एक दरार के साथ दुबले पतले युवक की पिंडली में छेद हो गया। आह, दर्द! अगले ही पल वह युवक जमीन पर बैठ गया, अपना पैर पकड़े हुए और दर्द से चीखने लगा। साले, तू जीना नहीं चाहता, इसे मार डाल। एक आदेश पर कई लोग ये यांग को बुरी तरह पीटने के लिए आगे आए। किसे पता था कि ये यांग अपने दोनों हाथ उठाएगा और भाले की 2 धाराएं तुरंत उन पर बरस पड़ेंगी। कुछ तीखी आवाज़ों के साथ कई लोगों की छाती तुरंत धंस गई और वे 7-8 मीटर दूर उड़ गए। ये यांग के अत्यंत नियंत्रण का परिणाम था, अन्यथा उनकी छाती में सिर्फ कुछ पसलियां ही नहीं टूटी होती। मारना और घायल करना, नाइट क्लान गांव में उनके स्वभाव बिल्कुल अलग थे। परिवार में रोजाना कई झगड़े होते थे और चोट लगना आम बात थी। जहां तक हत्या की बात है, वह बहुत गंभीर थी। ये यांग ने कुछ लोगों को अनावश्यक परेशानी से बचने का सबक भी सिखाया। तुम्हारा सर्वोच्च लोक तो केवल आरंभिक मानव लोक 2 क्रांतियां हैं। तुम बाहर आकर खुद को मूर्ख बनाने की हिम्मत कर रहे हो। ये यांग धीरे धीरे उनके पास से गुजरा और वह वाक्य वहीं छोड़ गया। यह आदमी कौन है? कितना ताकतवर है? क्या वह नया छात्र नहीं है? और अभी 1 साल से भी कम समय हुआ है। ज़्यादा से ज़्यादा उसे सिर्फ 1 क्रांति के आसपास ही रहना चाहिए। 2 क्रांतियों का साधक होने पर उसे कैसा लग रहा है? कुछ लोग जमीन पर लेटे हुए थे, दीवार का सहारा लेकर उठने की कोशिश कर रहे थे, रो रहे थे और उलझन में पूछ रहे थे। जैसे ही इन लोगों ने एक कठिन प्रतिद्वंद्वी का सामना करने के अपने दुर्भाग्य को स्वीकार किया, उनके पीछे से एक ठंडी आवाज़ आई। रुको, क्या तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं? कुछ लोग डर के मारे मुड़े तो देखा कि जा रहा ये यांग अचानक वापस आ गया है और उन्हें गौर से देख रहा है। ओह, अब मुझे याद आया, वह ये यांग है, वह कम योग्यता वाला प्रतिभाशाली व्यक्ति। पिछले कुछ दिनों से उसकी कहानी जंगल की आग की तरह फैल रही है। 1 साल से भी कम समय में 2 क्रांतियों तक पहुंच गया है और इस बार उसका मुकाबला किसी ऐसे व्यक्ति से भी नहीं जो अपने ही छोटे भाई के खिलाफ पूरी ताकत लगा दे। ये सुनकर समूह का पहले वाला घमंडी व्यवहार खत्म हो गया। मेरे पास सिर्फ 30 चांदी के सिक्के हैं। मेरे पास सिर्फ 20 चांदी के सिक्के हैं। कुछ लोगों ने सावधानी से अपनी जेबों से पैसे निकाले और ये यांग को दे दिए। अपनी पिछली बातचीत से वे जानते थे कि वे ये यांग के सामने कुछ नहीं कर सकते और उसे फिर से नाराज करने से डरते थे। साधना की दुनिया कितनी क्रूर थी, शक्ति ही सब कुछ थी।
ये यांग ने चांदी के कुछ छोटे थैले लिए, उन्हें गिना और पाया कि कुल मिलाकर 100 चांदी के थैले थे। अब आप जा सकते हैं। ये सुनकर कुछ लोगों ने एक दूसरे को सहारा दिया और जल्दी से लंगड़ाते हुए चले गए। उन्हें जाते देख ये यांग मंद मंद मुस्कुराया। अब मेरे पास 300 चांदी के थैले हैं, मैं फिर से सिम्युलेट कर सकता हूँ। अपने लकड़ी के घर लौटकर ये यांग ने चांदी का थैला निकाला, लाइफ सिमुलेटर खोला और रिचार्ज चुना। तुरंत उसके हाथ में रखे 300 चांदी के थैले हवा में गायब हो गए। रिचार्ज सफल। वर्तमान शेष 300 चांदी। क्या आप लाइफ सिमुलेटर का उपयोग करना चाहते हैं? प्रत्येक उपयोग की कीमत 100 चांदी है। क्या? ये यांग थोड़ा हैरान हुआ। 2 चक्रों में आगे बढ़ने के बाद लागत बढ़कर प्रति उपयोग 100 चांदी हो गई थी। वह जानता था कि यह बढ़ेगा, लेकिन उसने इतना बढ़ने की उम्मीद नहीं की थी। ये 300 चांदी सिर्फ 3 सिमुलेशन के लिए ही इस्तेमाल की जा सकती थी। उसमें से 200 चांदी उसके लगभग 1 साल के रहने के खर्च के बराबर थी, और यह नतीजा देखकर ये यांग का दिल बैठ गया। लगता है अब से मुझे हर सिमुलेशन में और ज़्यादा सावधानी बरतनी होगी और उसका असर बढ़ाना होगा। जैसे ही ये यांग सोच रहा था कि आगे इसका इस्तेमाल कैसे करना है, बाहर से घोड़ों की घंटियों और शोर की आवाज़ आई। उसने खिड़की खोली और देखा कि वह व्यापारियों का कारवां था। वे आज जा रहे थे। डैन रेनिक्सियांग कारवां को व्यवस्थित ढंग से ले जाते हुए उदास दिख रहा था। अगर मैं कारवां में शामिल हो जाऊं और उनके साथ चला जाऊं, तो क्या मैं 16 या 17 साल से ज़्यादा जिंदा रह पाऊंगा? और मेरे चाचा ने जिन लोगों को कारवां में बिठाया था, उनसे भी मैंने निपट लिया है। ये सोचकर और फिर आत्मा शिशु भाले के बारे में सोचकर उसे एहसास हुआ कि उसे दोनों में से एक को छोड़ना होगा। अगर वह कारवां के साथ चला जाता तो इसका मतलब था कि आत्मा शिशु भला साथ नहीं ले जाया जा सकता था, इसे नाइट क्लान विलेज में छोड़ना होगा। वरना अगर रास्ते में डैन रेनिक्सियांग को यह मिल जाता तो इसे समझाना नामुमकिन होता। अगर उसने सोल इन्फेंट स्पीयर नहीं छोड़ा होता तो नाइट क्लान विलेज में उसकी जिंदगी उल्टी गिनती में होती और नाइट क्लान विलेज के नीचे एक बड़ा बॉस भी सोया हुआ था। बहुत सोचने के बाद ये यांग ने दांत पीसते हुए कहा, तो मैं एक सिमुलेशन बर्बाद करूंगा और देखूंगा कि क्या होता है। 10 साल की उम्र, तुम 2 क्रांति वाले मानव लोक में आगे बढ़ गए थे, इसलिए तुमने व्यापारी कारवां के साथ नाइट क्लान विलेज छोड़ने का फैसला किया। तुमने सोल इन्फेंट स्पीयर को त्याग दिया और डैन रेनिक्सियांग की टीम में शामिल हो गए। आधे महीने बाद तुम सबसे खतरनाक दलदल में पहुंच गए। तुम फंस गए। अचानक दलदल से एक छठी श्रेणी का राक्षस निकला जो एक एक करके व्यापारियों को खा रहा था। अंततः उसे मारने की तुम्हें भारी कीमत चुकानी पड़ी। 1 महीने बाद अचानक तुम्हारा सामना प्रसिद्ध रेड ब्लड माउंटेन डाकू समूह से हुआ। डाकुओं का सरदार 8वीं क्रांति के मानव लोक का था। डैन रेनिक्सियांग का कोई मुकाबला नहीं था और वह मारा गया। तुमने मरते दम तक प्रतिरोध किया और अंततः एक ही तलवार से काट डाले गए और 10 साल की उम्र में तुम्हारी मृत्यु हो गई। ये परिणाम देखकर ये यांग ने खिड़की के बाहर कारवां को फिर से देखा। वह हौंफने लगा, मानो उनके साथ नाइट क्लान विलेज ही छोड़ आया हो। उन्हें एक एक करके देख रहा था, खुश ये सोचकर कि आखिरकार उन्होंने यह व्यापारिक यात्रा पूरी कर ली है और अपनी पत्नियों के पास घर लौट सकते हैं। उनमें से हर एक के चेहरे पर एक खोई हुई मुस्कान थी, इस बात से अनजान कि यह रास्ता उनकी मौत का रास्ता था। ये यांग ने कारवां को चेतावनी देने की योजना नहीं बनाई थी, क्योंकि अगर वह अचानक ऐसा कहता तो क्या वे उस पर विश्वास करते? यह एक सवाल था और इससे उसकी पोल भी खुल जाती और संदेह भी पैदा होता। अब हर कदम बेहद सावधानी से उठाना था। सिमुलेशन समाप्त। आप निम्नलिखित विकल्पों में से एक को बरकरार रख सकते हैं। 1. 10 साल की उम्र में आपका राज्य। 2. 10 साल की उम्र में आपकी साधना पद्धति। 3. 10 साल की उम्र में आपकी जीवन की यादें। ये यांग ने तुरंत 3 चुन लिए। कारवां का पीछा करते हुए यादों का एक टुकड़ा उसके दिमाग में उमड़ पड़ा। इसके बाद उसे डैन परिवार की गहरी समझ मिली और उसने उन डाकुओं को स्पष्ट रूप से देखा जिनका उन्होंने सामना किया था। रेड ब्लड माउंटेन बैंडिट ग्रुप के बारे में कहा जाता था कि वह बहुत रहस्यमय और अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली था। वे हमेशा पहाड़ों की गहराई में छिपे रहते थे और राहगीरों को लूटते थे और उनका नेता 8वीं क्रांति का विशेषज्ञ था। चूंकि वह बहुत सावधान था, इसलिए डाकुओं के अलावा किसी ने भी नेता का चेहरा नहीं देखा था, जिससे वह छुट्टा छूट गया। लेकिन इस याद में डैन रेनिक्सियांग से निपटने के लिए उसने खुद हस्तक्षेप किया और डैन रेनिक्सियांग को मार डाला। बाद में जिसने भी उसका चेहरा देखा था उसे मार डाला गया, जिसमें ये यांग भी शामिल था। हालांकि रेड ब्लड माउंटेन बैंडिट ग्रुप का नेता बहुत सावधानी से छिप गया था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि ये यांग उसका चेहरा देख पाएगा। ये यांग को सबसे ज्यादा हैरानी इस बात की हुई कि डाकू नेता बेहद साधारण, एक आम चेहरा लग रहा था। कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकता था कि वह 8वीं क्रांति का विशेषज्ञ था। रेड ब्लड माउंटेन बैंडिट ग्रुप के सदस्यों के दर्शनों को याद करते हुए ये यांग ने खिड़की बंद कर दी और ध्यान करने लगा।
अपने सच्चे सत्व का उपयोग करने के बाद उसके शरीर में मौजूद सच्चे सत्व को पुनःपूर्ति की जरूरत थी, इसलिए ये यांग ने साधना शुरू कर दी। उसने हवा में धुंधले सच्चे सत्व को महसूस किया और उसे अपने डेंटियन में ले जाकर अपने युवान सागर में इकट्ठा कर लिया। समय उड़ गया, पलक झपकते ही 3 महीने बीत गए और ये यांग 11 साल का हो गया, थोड़ा लंबा हो गया। इन 3 महीनों की साधना के कारण उसके शरीर का असली सार भी पूर्ण अवस्था में लौट आया था और उसके क्षेत्र में थोड़ा सुधार हुआ था, हालांकि यह लगभग नगण्य था। वह फिर से अनुकरण करने के लिए तैयार हो गया। इस बार ये यांग ने चुपचाप रहने का फैसला किया। ऐसा करके ही वह लंबे समय तक जीवित रह सकता था और महत्वपूर्ण लाभ प्राप्त कर सकता था। वह तुरंत बिस्तर पर बैठ गया, दरवाज़ा बंद कर दिया और अनुकरण करने लगा। 11 वर्ष की आयु, आप 2 क्रांति मानव क्षेत्र में आगे बढ़े। आप अकादमी में एक किंवदंती बन गए। कक्षाओं में भाग लेने के अलावा आप एकांत में रहे और किसी भी चीज़ में भाग नहीं लिया। 12 वर्ष की आयु, आपने ये शेंग और ये जियावेन की सभी चुनौतियों को अस्वीकार कर दिया। चाहे उन्होंने आपको कितना भी उकसाया हो, आप चुप रहे। तब से आपको धीरे धीरे भुला दिया गया और आपने कुछ समय तक शांतिपूर्वक साधना की। 13 साल की उम्र, तुम्हारा छोटा भाई तुम्हें ढूंढने आया था और कह रहा था कि तुम्हारे चाचा को तुमसे एक ज़रूरी काम पूछना है। तुमने मना कर दिया। तुम जानती थी कि अगर इस बार तुम गईं तो लौटना बहुत मुश्किल होगा। 14 साल की उम्र, ये जियोजो परिवार के बुजुर्गों में से एक बन गया और हर जगह तुम्हें दबाने लगा, यहाँ तक कि तुम्हारी मासिक चांदी की रकम भी बंद कर दी। तुमने सहना चुना। 15 साल की उम्र, तुम आखिरकार मानव क्षेत्र की 2 क्रांतियों के मध्य चरण तक पहुंच गईं। 16 साल की उम्र, तुम्हें खबर मिली कि येयू को बंधक बना लिया गया है और उसने मांग की कि तुम उसे बचाने के लिए अकेले जाओ, वरना येयू मारा जाएगा। तुम्हें पता था कि हालात तुम्हारे खिलाफ हैं, लेकिन फिर भी तुम अकेले गए। तय जगह पर पहुंचने पर तुम्हें पता चला कि यह एक जाल था और येयू ने पीछे से तुम पर घात लगाकर हमला किया, एक जहरीली सुई मार दी जिससे तुम बच नहीं पा रही थीं। ये जियोजो बाहर आया और येयू को एक खंजर थमाते हुए कहा कि वह तुम्हें मार डाले। येयू बहुत देर तक हिचकिचाया, आंसू बहाए और फिर खंजर को अपने हृदय में भोंक लिया। इस प्रकार तुम 15 वर्ष की आयु में ही मर गए। ये कैसे हो सकता है? ये यांग का हृदय अचानक धड़क उठा। ये परिणाम उसकी कल्पना से परे था। इस अनुकरण के परिणाम ने ये यांग को विश्वास करना कठिन बना दिया। ये युए वास्तव में उसके साथ ऐसा कुछ करेगा जिससे ये यांग बेकाबू होकर भौहें चढ़ाने लगा। अनुकरण समाप्त। आप निम्नलिखित विकल्पों में से एक को चुन सकते हैं। 1. 15 वर्ष की आयु में आपका लोक। 2. 16 वर्ष की आयु में आपकी साधना पद्धति। 3. 16 वर्ष की आयु में आपकी जीवन स्मृतियाँ। इस परिणाम को देखते हुए ये यांग ने सत्य को देखने का निर्णय लिया और लोक को त्यागते हुए 3 को चुना। एक धमाके के साथ स्मृतियां तुरंत उसके मन में प्रकट हो गईं। इस स्मृति के उभरने के साथ ये यांग को भी सत्य का ज्ञान हो गया। इस स्मृति से ये यांग को पता चला कि येयू की साधना दूसरी क्रांति में अटक गई थी और आगे नहीं बढ़ पाई थी। इस समय उसके चाचा ने उसका दिमाग धो दिया था, जिन्होंने कहा था कि ये यांग ही वह हृदय राक्षस है जो उसकी साधना को धीमा कर रहा था। केवल तुम्हें खत्म करके ही येयू अपने हृदय राक्षस और अपनी स्थिर साधना के कारण का समाधान कर सकता था। खुद को साबित करने, सबका अनुमोदन पाने और अपने चाचा चाची को खुद पर गर्व महसूस कराने के लिए येयू ने अंततः अपने दाव को साबित करने के लिए तुम्हें मारने का फैसला किया। हालांकि उसे यह नहीं पता था कि उसकी साधना स्थिर होने का कारण वह बहुत चिंतित था, लगातार क्षेत्र के संदर्भ में खुद की तुलना दूसरों से करता रहता था, जो एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव था। दूसरी क्रांति के बाद साधना स्वयं कठिन हो गई और अधिक प्रयास की आवश्यकता पड़ी। उसका स्थिर होना धीमी साधना का एक भ्रम मात्र था। फिर भी ये जियोजो ने उसे आत्महत्या करने के लिए उकसाया। ये सब जानकर ये यांग भी प्रज्वलित क्रोध से भर गया। उसे ये जियोजो के उकसावे की कोई परवाह नहीं थी, बल्कि वह इस बात से गुस्से में था कि येयू ने उस पर जहरीला हाथ उठाया। कोई बात नहीं, मैं उसका बड़ा भाई हूँ। अगर मैं न होता तो शायद वह ये जियोजो के हाथों बहुत पहले ही मर चुका होता। येयू की हरकतें सचमुच मेरे दिल को ठंडा कर देती हैं। ये यांग ने अपनी आंखें खोलीं और खिड़की से बाहर देखा। रात काफ़ी हो चुकी थी और कुछ झींगुरों की चहचहाहट ने रात को असाधारण रूप से शांत बना दिया था। दूर एक उल्लू एक पेड़ पर खड़ा था। उसने एक चूहे को देखा, झपट्टा मारा, उसे अपने तीखे पंजों से पकड़ लिया, फिर उसके अंदरूनी अंगों को फाड़कर वापस उसके घोंसले में ले गया। ये यांग ने अपना सिर घुमाया और आखिरी अनुकरण करते हुए फिर से आंखें बंद कर लीं। 11 वर्ष की आयु में आप द्वितीय क्रांति मानव लोक में आगे बढ़े और अकादमी में एक किंवदंती बन गए। 12 वर्ष की आयु में आपने ये शेंग और ये जियावेन की चुनौतियों को स्वीकार किया और उन्हें आधा मार डाला। आपका क्रूर स्वभाव धीरे धीरे लोगों में फैल गया और तब से किसी ने भी आपको उकसाने की हिम्मत नहीं की। 13 वर्ष की आयु में आपकी गुयुआन भाला कला ने 5 छोटे भाला इरादे उत्पन्न किए और आपकी शक्ति भी एक पायदान बढ़ गई।
14 वर्ष की आयु में ये यू ने आपको चुनौती दी और आपने एक ही भाले के वार से उसका एक कान नष्ट कर दिया। तब से वह आपसे घृणा करने लगा और आपका शत्रु बन गया। 15 साल की उम्र में कई लोगों के लगातार हस्तक्षेप के कारण आपकी साधना आगे बढ़ना मुश्किल हो गया था, जिससे शांतिपूर्वक साधना करना असंभव हो गया था। 16 साल की उम्र में ये युए और ये शेंग और कुछ अन्य लोग द्वितीय क्रांति के अंतिम चरण में पहुंच गए। एक दिन ये जियोजोऊ ने गलती से आत्मा शिशु भाला देख लिया और उसे शक हो गया। उसने एक सिपाही को नियुक्त किया जिसने पाया कि ये शान और ली एरवा दोनों की मृत्यु तुम्हारी वजह से हुई थी, इसलिए उसने ये युए और ये शेंग और कुछ अन्य लोगों को तुम्हारा शिकार करने का आदेश दिया। अब तुम उनके विरोधी नहीं थे। उन्होंने मिलकर तुम्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया और सच्चे सत्व के अत्यधिक उपयोग के कारण तुम्हारा दानत्यन टूट गया और तुम अपनी सारी साधना खो बैठे। सिर्फ 2 पैर बचे होने के बावजूद तुम जंगल में भागे, लेकिन अचानक एक गुफा में तुम्हें एक पृथ्वी श्रेणी तकनीक मिल गई। गुफा में तुमने दूसरी परत तक तकनीक समझ ली थी, लेकिन 16 साल की उम्र में ये यू ने तुम्हें ढूंढ निकाला और मार डाला। यह अनुकरण बेहद खतरनाक था और वह फिर भी इस विपत्ति से बच नहीं सका। ये जियोजोऊ पारिवारिक संपत्ति की खातिर सचमुच एक अजेय तिलचिट्टे की तरह जिद्दी है। लेकिन इस अनुकरण ने एक अच्छी खबर भी दी, वह पृथ्वी श्रेणी तकनीक। मुझे आश्चर्य है कि यह किस तरह की तकनीक है। इस बार मेरे राज्य में सुधार नहीं हुआ है, इसलिए मैं इस तकनीक को चुनूंगा। ये सोचकर ये यांग ने तुरंत तकनीक का विकल्प चुन लिया। अचानक अत्यंत आसान गतिविधि नामक एक तकनीक उसके दिमाग में कौंध दी। ये तकनीक अपनी गति के लिए जानी जाती थी। पहली परत निर्णायक युद्ध गतिविधि बेहद तेज हमलों की अनुमति देती थी, जो लगभग तुरंत प्रतिद्वंद्वी का सिर उड़ा देती थी। दूसरी परत एक कदम दूर का मतलब था कि एक कदम सैकड़ों मीटर की दूरी तय कर सकता था। अब जब उसने तकनीक का विकल्प चुन लिया था तो वह सिमुलेशन में दूसरी परत तक पहुंच गया था। आखिरकार उसे ये यू और बाकी लोगों ने पकड़कर मार डाला। अफसोस की बात थी कि उस समय उसके पास इस्तेमाल करने के लिए कोई सच्चा सार नहीं था, वरना दूसरी परत के एक कदम दूर से उसे बच निकलने में मदद मिलनी चाहिए थी। कुछ ही घंटों में भोर हो जाएगी। ये यांग ने तुरंत आत्मा शिशु भला लिया, एक कदम बढ़ाया और दूसरी परत के एक कदम दूर को सक्रिय कर दिया और तुरंत गांव के बाहर एक छिपे हुए घास वाले मैदान में पहुंच गया। आधी रात हो चुकी थी, सड़कें खाली थीं और आसमान में तारे बिखर रहे थे। ये यांग ने इस तकनीक का अभ्यास करने की योजना बनाई ताकि देख सके कि इससे उसकी ताकत कितनी बढ़ती है। उसने अपने हाथ में लंबा भाला उठाया और अभ्यास शुरू कर दिया। हर चाल में खतरा था, हर भाला सीधे प्रतिद्वंद्वी के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर निशाना साध रहा था। अत्यंत आसान गतिविधि के विकास के साथ ये यांग के भाले के वार तेज, भयंकर और अधिक सटीक हो गए। हर वार हवा को चीरता हुआ यिन ध्वनि उत्पन्न करता। ये यांग तभी रुके जब उनके भाले का आखिरी वार एक बड़े पेड़ में घुस गया जिसे 3 वयस्क मुश्किल से गले लगा पा रहे थे। हालांकि हमले की गति बहुत बढ़ गई थी, लेकिन अत्यंत आसान गतिविधि को चलाने में हर मिनट और सेकंड में असली सार का उपभोग हो रहा था। इस समय ये यांग के दानतयान में युआन सागर का 1/3 हिस्सा जल चुका था। लगता है कि युद्ध में मुझे इसे जल्दी खत्म कर देना चाहिए और कभी भी लंबी लड़ाई में नहीं उलझना चाहिए, ये यांग ने मन ही मन सोचा। जैसे ही ये यांग जाने ही वाला था, अचानक उसके पीछे एक शक्तिशाली आभा प्रकट हुई। यह आभा बहुत तेज थी, जिससे ये यांग को खतरे का आभास हुआ, लेकिन वह समझ गया कि प्रतिद्वंद्वी का क्षेत्र बहुत ऊंचा नहीं था। ये यांग ने तुरंत अनुमान लगाना शुरू कर दिया कि प्रतिद्वंद्वी कौन है। पहले तो उसने ये जियोजोऊ के बारे में सोचा, लेकिन जल्दी ही उसे नकार दिया। छठी क्रांति के मानव क्षेत्र के साधक होने के नाते ये जियोजोऊ को ऐसा कभी महसूस नहीं होगा। क्या कोई मेरा पीछा कर रहा था? ये सोचते ही ये यांग के दिल में हत्या की भावना उमड़ पड़ी। उसे यकीन नहीं था कि यह व्यक्ति कब से उसका पीछा कर रहा था या उसने कितने राज खोज निकाले थे। तभी एक सुंदर युवक बाहर आया। तुम नाइट क्लैन विलेज से ये यू हो, है ना? मैंने तुम्हें देखा है। ये यांग कुछ नहीं बोला, बस उसे चुपचाप देखता रहा। थोड़ी देर बाद ये यांग ने आखिरकार उस युवक के शरीर पर एक जेड पेंडेंट देखा जिस पर शी लिखा था। ये यांग को तुरंत ही सब कुछ समझ आ गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसने अपनी दूरी को ठीक से नियंत्रित नहीं किया होगा। अत्यंत सरल गतिविधि वास्तव में कुछ ही कदमों में शी परिवार के क्षेत्र में पहुंच गई थी। आत्मा शिशु भाले के अभ्यास से उत्पन्न उतार चढ़ाव के साथ इसने इस व्यक्ति को आकर्षित किया था। प्रतिद्वंद्वी की उम्र को देखते हुए वह बहुत बूढ़ा नहीं लग रहा था और उससे उत्पन्न उतार चढ़ाव इस पीढ़ी के शी परिवार के प्रतिभाशाली व्यक्ति के कारण ही हो रहे होंगे। यहाँ रहने वाले 3 गांवों में जो कुछ भी होता था वह तुरंत पता चल जाता था। हालांकि तीनों गांवों में शत्रुतापूर्ण स्थिति थी, फिर भी तीनों गांवों के आम लोग पैसा कमाने के लिए एक दूसरे के क्षेत्रों में आ जा सकते थे। इससे सभी बड़ी और छोटी घटनाएं फैल गईं और ये यांग ने सुना था कि शी परिवार ने इस वर्ष एक उच्च श्रेणी का प्रतिभाशाली व्यक्ति पैदा किया है।
वर्तमान स्थिति को देखते हुए उसके सामने खड़ा युवक शे परिवार की इस पीढ़ी का एकमात्र प्रतिभाशाली व्यक्ति शे चौ होना चाहिए। ये यांग के कुछ बोलने से पहले ही शे चौ फिर बोल पड़ा। कुछ ही दिनों में ये दशक में एक बार होने वाला मार्शल आर्ट टूर्नामेंट होगा जिसमें हमारी पीढ़ी के साधक भाग लेंगे। उस समय मुझे आशा है कि मैं तुम्हें और ये शेंग को व्यक्तिगत रूप से हराते हुए देखूंगा। शिचो की हमेशा से एक बड़ी महत्वाकांक्षा रही है, सबको हराकर दुनिया में नंबर 1 बनना। मार्शल आर्ट टूर्नामेंट, ये यांग ने असमंजस में खुद से पूछा। हालांकि उस अनुकरण के दौरान उसे 16 साल के बच्चे जैसी यादें थीं, लेकिन उस समय तक उसने लगभग कभी अपना घर नहीं छोड़ा था, इसलिए उसे बाहर क्या हो रहा है इसके बारे में लगभग कुछ भी पता नहीं था। जल्द ही होने वाले एक मार्शल आर्ट टूर्नामेंट के बारे में सुनकर वह बहुत उलझन में था। ये यांग के भ्रमित भाव को देखकर शीचो खुद को उसके और करीब झुकने से नहीं रोक सका, फिर नीचे झुका और नीचे से ये यांग को देखा, फिर ये यांग के चारों ओर चक्कर लगाया, उसे अजीब नज़रों से देखा। थोड़ी देर बाद, क्या तुम सच में दशक में एक बार होने वाले मार्शल आर्ट टूर्नामेंट के बारे में नहीं जानते? यह एक ऐसी प्रतियोगिता है जो सीधे तौर पर प्रत्येक गांव की भविष्य की ताकत को दर्शाती है। जो गांव प्रथम स्थान प्राप्त करेगा, भविष्य में उसकी ही बात मानी जाएगी। शीचो की बातें सुनकर ये यांग जाने के लिए मुड़ा, उसे इन चीज़ों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। परिवार की बात, परिवार की समृद्धि, उससे कोई लेना देना नहीं था। प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले को इनाम के तौर पर 1000 चांदी के सिक्के और परिवार के मुखिया दामाद बनने का पद भी मिलेगा। पीछे से शीचो की आवाज़ आई। क्या 1000 चांदी के सिक्के? शीचो की बात सुनकर ये यांग का दिल धड़क उठा। इस मार्शल आर्ट टूर्नामेंट में कोई कैसे भाग ले सकता है? ये यांग की प्रतिक्रिया देखकर शीचो मुस्कुराया। परिवार इसमें भाग लेने के लिए कुछ प्रतिभाशाली व्यक्तियों का चयन करेगा। बेशक आप भी शामिल होने के लिए आवेदन कर सकते हैं, लेकिन चूंकि आपकी योग्यता उच्च श्रेणी की है, इसलिए आपको चुना जाना चाहिए। ये सुनकर ये यांग को पता था कि उसकी निम्न श्रेणी की योग्यता के कारण वह शायद बाहर हो जाएगा, लेकिन 1000 चांदी के सिक्कों का प्रथम स्थान का पुरस्कार उसके लिए 2 चक्करों के अंतिम चरण तक पहुंचने के लिए और शायद 3 चक्करों तक पहुंचने के लिए भी पर्याप्त होना चाहिए। तब तक भोर हो चुकी थी और सुबह के पक्षियों का चहचहाना असाधारण रूप से सुखद था। तुम्हें जल्दी निकल जाना चाहिए, अगर शी परिवार के गश्ती दल ने तुम्हें देख लिया तो तुम मुसीबत में पड़ जाओगे। ये यांग ने और कुछ नहीं कहा, मुड़कर चला गया। जाते हुए उसने शीचाओ की ओर देखने के लिए अपना सिर घुमाया। मैं ये यूं नहीं हूं, वह मेरा छोटा भाई है। मेरा नाम ये यांग है। ये कहने के बाद ये यांग ने अत्यंत आसान गतिविधि, एक कदम दूर की दूसरी परत को सक्रिय किया, एक ही कदम में सैकड़ों मीटर की दूरी तय की और तुरंत अपने मूल स्थान से गायब हो गया। क्या बात है, इतनी जल्दी? रुको, उसने कहा कि वह ये यांग है। शीचाओ ये यांग की बात सुनकर चौंक गया। वह रात में इसी इलाके में साधना कर रहा था और शोर सुनकर ये यांग को वहां साधना करते देखने के लिए पास गया। ये यांग को लाल भाला चलाते देखकर उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई और ये यांग के भाले के आखिरी वार ने एक बड़े पेड़ को छेद दिया, जिससे उसे और यकीन हो गया कि केवल उच्च कोटि की योग्यता वाला ही इतनी ताकत रख सकता है। करीब से देखने पर यह बिल्कुल वैसा ही था जैसा उसने सोचा था। ये नाइट क्लान विलेज का ये यू था। उसने ये यू को पहले भी दूर से देखा था, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि वह व्यक्ति ये यांग होगा। दोनों भाइयों में से एक की योग्यता उच्च कोटि की थी और दूसरे की कम। अगर ये यांग पहले से ही इतना ताकतवर था तो ये यू और भी ताकतवर होगा। इसके अलावा ये यांग एक ही कदम में सैकड़ों मीटर पार कर सकता था। ऐसी क्षमता केवल 6 चक्कर लगाने वाले व्यक्ति द्वारा ही प्राप्त की जा सकती है। इस समय शीचाओ को दबाव का एहसास हुआ। अनजाने में वह ये यांग को अपने सबसे बड़े खतरों में से एक मानता था और बीस्ट फैमिली का शूलिंगर दूसरा। इन लोगों को हराने से उसे यह जगह छोड़ने, आगे बढ़ने और दुनिया के सबसे ताकतवर व्यक्ति के पद के लिए संघर्ष करने की ताकत मिलेगी। मैंने अपनी तलवार चलाने की तकनीकों का लगन से अभ्यास किया है और तलवार चलाने की थोड़ी बहुत क्षमता भी विकसित कर ली है, जिससे मुझे 3 क्रांतियों के शुरुआती चरण में ही उनसे मुकाबला करने की क्षमता मिल गई है। इस मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट में मेरा सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी शू लिंग एर होगा। जहां तक ये यू की बात है, वह भी बहुत ताकतवर होना चाहिए, लेकिन सावधानीपूर्वक योजना बनाकर मैं उसे आसानी से हरा सकता हूं। ये सोचकर शीचाओ ने एक स्वर्गीय कीमती तलवार निकाली और उस बड़े पेड़ को हल्के से चीर दिया जिसे ये यांग ने छेदा था। वह बड़ा पेड़ मानो टोफू हो आधा कट गया। इस समय ये यू अपने घर के पिछवाड़े में था, लगातार अपने असली सत्व का इस्तेमाल कर रहा था। उसे अपने नाखूनों में इकट्ठा कर रहा था और दूर खड़ी लकड़ी की कठपुतली पर उसे मार रहा था। हालांकि हर बार या तो वह चूक जाता था, निशाना नहीं लगा पाता था, या लकड़ी की कठपुतली पर निशाना तो लगा देता था लेकिन उसे छेद नहीं पाता था। हर बार असफलता के साथ ये यू का दिल शर्म और गुस्से से भर जाता था। हर पल उसके मन में उसका बड़ा भाई उभर आता था।
उसने आखिरकार सर्वोच्च योग्यता हासिल कर ली थी और सोचा था कि वह सबकी मान्यता प्राप्त कर लेगा। लेकिन उसके बड़े भाई के बार बार के प्रदर्शन ने हमेशा वह सुर्खियां बटोर लीं जो असली हकदार उसे। बड़े भाई पहली ही कोशिश में एक बड़े पेड़ को भेद सकते हैं, तो मैं चाहे कुछ भी कर लूं, उसे भेद क्यों नहीं सकता। ये युए लगातार लकड़ी की कठपुतली पर लात भूंसे बरसा रहा था, अपने दिल का गुस्सा निकाल रहा था। जैसे ही उसने लकड़ी की कठपुतली पर एक के बाद एक भूंसे बरसाए, ये युए की मुट्ठियों पर धीरे धीरे खून की धार बहने लगी। इसी समय पीछे से एक बड़ा हाथ ये युए के कंधे पर आ टिका। मेरे प्यारे बेटे, तुम्हारा दाव हृदय अस्थिर है और तुम्हारे अंदर शैतान पनप रहे हैं। ये सुनकर ये युए की मुट्ठियां, जो गुस्से से कठपुतली पर वार कर रही थीं, रुक गईं। ये जियोजो की ओर मुड़कर ये युए के चेहरे पर आंसू बहने लगे। पिताजी, मैं अपने बड़े भाई से आगे निकलना चाहता हूँ। मैं सबके सामने खुद को साबित करना चाहता हूँ और उनकी मान्यता प्राप्त करना चाहता हूँ। ये युए एक बच्चे की तरह रोया, गहरे दुख से भरा हुआ। तुरंत ये जियोजो के हाव भाव बदल गए। मेरे बेटे, ये यांग जानबूझकर तुम्हारे दाव हृदय को नष्ट करने की कोशिश कर रहा है। वह जानता है कि वह केवल 3 चक्कर ही लगा सकता है, फिर भी वह जानबूझकर हर दिन तुम्हें मारता है, जिससे तुम्हारा दाव हृदय अस्थिर हो जाता है। ये कहते हुए ये जियोजो ने ये युए को गहरी नज़र से देखा। क्या तुम जानते हो क्यों? क्यों पिताजी? ये यांग तुमसे ईर्ष्या करता है। वह न तो खुद अच्छी जिंदगी जीना चाहता है, नहीं वह चाहता है कि तुम अच्छी जिंदगी जियो। वह बस अपने पाखंड को पूरा करने के लिए तुम्हें बर्बाद करना चाहता है। जरा सोचो, उसकी योग्यता कम है, 3 चक्कर लगाने की सीमा है, फिर भी वह लगातार तुम्हारा दुश्मन बना रहता है। ये सुनकर ये युए का दिल तुरंत चौंक गया। बीते दिनों को याद करते हुए ये यांग हमेशा उसके प्रति उदासीन रहा था और उसने उसे अभ्यास में बुरी तरह घायल कर दिया था। ये यांग का उसके सामने अक्सर दिखावा करना, ये सब ये जियोजो की बातों की सच्चाई की ओर इशारा करता था। पिताजी, बड़े भाई ऐसा क्यों करेंगे? ये युए के आंसू भरे चेहरे को देखकर ये जियोजो मन ही मन उपहास करने से खुद को नहीं रोक सका। मेरे प्यारे बेटे, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे माता पिता ने एक पारिवारिक संपत्ति और कुछ व्यवसाय छोड़े हैं? ये सब तुम्हारे लिए छोड़े गए थे और ये यांग ये जानता है, बस तुम्हें अंधेरे में रखा गया है। ये यांग बस तुमसे छुटकारा पाना चाहता है, तुम्हारे दाव हृदय को नष्ट करना चाहता है और फिर तुम्हें मारकर तुम्हारे दिवंगत माता पिता की पारिवारिक संपत्ति हड़पना चाहता है। जैसे ही ये जियोजो के शब्द निकले, ये यू के दिल पर मानो बिजली गिर गई। एक पल के लिए वह वहीं जड़वत खड़ा रहा। ये यू के रूप को देखकर ये जियोजो के चेहरे पर एक भयावह मुस्कान आ गई। उसके माता पिता द्वारा छोड़ी गई पारिवारिक संपत्ति में न केवल रेस्तरां, बल्कि अनाज के भंडार भी शामिल थे। अगर वह उसे नहीं भी बताता तो भी उसे देर सबेर पता चल ही जाता। उसे पहले ही बता देना बेहतर था, क्योंकि इससे ये यू का विश्वास भी मिल सकता था। दरअसल ये यू के हाव भाव देखकर ये जियोजो को पता चल गया था कि ये यांग अब पूरी तरह से ये यू का आंतरिक दानव बन चुका है। ये यांग स्तब्ध रह गया, उसके दिल में सदमे की लहरें उठ रही थीं। न जाने कितने समय बाद ये यू की आंखें लाल हो गईं। ये यांग, जब तक मैं तुम्हारे साथ ये मामला सुलझा नहीं लेता, मुझे चैन नहीं मिलेगा। ये युए ने दांत पीसते हुए हर शब्द बोला। मैंने तुम्हें अपने बड़े भाई की तरह, अपने परिवार की तरह माना, फिर भी तुम इतने तुच्छ हो, परिवार की दौलत के लिए लगातार मेरा दुश्मन बनते हो। तुम मुझे मौत के घाट उतारना चाहते हो। नामुमकिन। अगर कोई मरने वाला है तो वो तुम ही हो, ये यांग। ये युए ने अपना सिर उठाया और अपने हाथ से आंसू पोंछे। इस पल उसकी आंखों में एक नया दृढ़ संकल्प और ठंडक थी। ये युए का रूप देखकर ये जियोजो ने संतुष्टि से सिर हिलाया। बच्चों को धोखा देना बहुत आसान होता है। कुछ शब्द ही उन्हें विश्वास करने के लिए काफ़ी होते हैं। एक बार ये यांग खत्म हो गया तो तुम्हारी मौत हो जाएगी, ये युए। ... दूसरी तरफ ये यांग ने कुछ ही कदमों में सैकड़ों मीटर की दूरी तय की और ये फैंग के घर पहुंच गया। ये फैंग का निवास एक आंगन वाला घर था, लेकिन वह बड़ा नहीं था। वह किसी ग्रामीण घर जैसा ही था। ये फैंग की एक सुंदर पत्नी अजियाओ और एक बेटा था। उसका बेटा केवल 3 महीने का था और उसकी आंखें चमकदार और मनमोहक थीं। ये फैंग ये यांग को अपने घर आते देखकर बहुत खुश हुआ। उसने दूसरों की तरह ये यांग को नीचा नहीं देखा, बल्कि उसे एक मेहमान की तरह माना और उसे अंदर बुलाया। अजियाओ, कृपया ये यांग के लिए कुछ फल धोएं। उसकी पत्नी ने जवाब में हल्की सी मुस्कान दी, फिर मुड़कर फल धोने चली गई। ये यांग को देखते हुए ये फैंग के चेहरे पर मुस्कान आ गई। युवक, आज तुम यहाँ क्यों आए हो? क्या तुम्हें अपनी साधना में कोई कठिनाई हुई है? ये फैंग ने चाय डालते हुए और उसे ये यांग को देते हुए कहा। ये फैंग को देखकर ये यांग ने भी मन ही मनाह भरी। भूमिगत बूढ़ा शैतान जागने वाला था। अब क्योंकि नाइट कबीले का गांव अच्छा चल रहा था, इसलिए हर दिन बच्चे पैदा हो रहे थे।
ये यांग को इस बात का दुख था कि नाइट क्लान गांव के सभी लोग नाइटमेयर नाम के बूढ़े शैतान के मोहरे थे। जैसे ही आबादी 3000 पहुंचती, बूढ़ा शैतान जाग उठता और सभी उसके पुनरुत्थान के लिए बलिदान हो जाते। खासकर ये फैंग, वह परिवार के मुखियाओं में एक बुजुर्ग था जो परिवार के विकास में पूरी तरह से समर्पित था। अफसोस, भविष्य में उनमें से कोई भी उस बूढ़े शैतान के चंगुल से नहीं बच पाएगा। बुजुर्ग फैंग, मैं आपसे मिलने इसलिए आया हूं क्योंकि मैं जल्द ही होने वाले मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट में भाग लेना चाहता हूं। ये फैंग ने ये सुना, हल्के से मुस्कुराया और अपनी पत्नी अजियाओ द्वारा धोए गए फल को उठा लिया। उसने एक कुरकुरा नाशपाती लिया और ये यांग को दे दी।